Hi guys, welcome once again on Biology One Shot and here is your Amrita ma'am again with a lecture of class 12th. तो क्लास 12th के बायोलॉजी पोर्शन में हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसको हम 2023-24 से ये चैप्टर नंबर 1 मान रहे हैं, उसके लास्ट लेक्चर पे आज हम लोग आ गए हैं। तो अभी तक हम लोगों ने प्लांट रिप्रोडक्शन में स्पेशली एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेसेस में काफी कुछ समझ लिया है, लाइक हाउ द गेमीट फॉर्मेशन विल बी टेकिंग प्लेस and how the gamete transfer will be taking place and how the pollen pistil interaction will be taking place, how the double fertilization will be taking place, how triple fusion will be taking place. All these things we have already covered up. That means हम ये जानते हैं अब कि सीड का फॉर्मेशन होना है, क्योंकि जाइगोट का फॉर्मेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। फर्टिलाइजेशन जैसे ही होता है तो हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में फॉर्मेशन होता है एक डिप्लॉइड जाइगोट का और ट्रिप्लॉइड यानी कि 3N एंडोस्पर्म का। और जो एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस था उसे हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बोला, और जो हमारा सेल था उसे हमने प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बोला, जिस सेल के अंदर हमारा एक डिप्लॉइड जाइगोट अभी प्रेजेंट है, ठीक है, उसके अंदर फ्लोट कर रहा है। ओके, नाउ today we are going to start with something called as post fertilization structure and events, और इसमें अपन बहुत सारी बातें करने वाले हैं। ये चैप्टर जो तुम्हारा है अभी तक जितना इजी चल रहा था, अब यहां से कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं है, पर याद करने के लिए काफी कुछ बढ़ जाता है। इसके पहले तक बहुत सिंपल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम जानते हैं कि 4 फंक्शनल माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, बहुत सिंपली बन गए थे। मेगास्पोर्स भी हम जानते हैं कि एक फंक्शनल मेगास्पोर बनता है एंड हाउ सिंपली इट वाज फॉर्म्ड। हमने देखा एग अपैरेटस क्या होता है, हमने देखा एम्ब्रियो सैक क्या होता है। ये सारी चीजें हमारे माइंड में एकदम क्लियर है, राइट। जिनके माइंड में क्लियर नहीं है पिछले क्लासेस जाके देखिए, प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए मैंने पूरी बना के रखी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि चैप्टर के अंदर सिक्वेंशियली जब हम लोग वन शॉट्स पढ़ रहे हैं हर एक चीज के लिए, ठीक है, जैसे कि 1 शॉट फॉर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया, 1 शॉट फॉर पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हो गया, तो ये क्लैरिटी डेवलप करता है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हमारी जो लास्ट क्लास है इस चैप्टर की उसको कवर अप करते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, ये वाली चीज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या देखते हैं, देखिए, तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन अचीव हुआ और हमने बोला कि ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक सेल न्यूक्लियस बना, जो कि एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म क्या होता है और जाइगोट जो बना था उसका क्या होता है, ये दो बातें अपन समझते हैं। देखिए, हम थोड़ा सा पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं एक बार वापस से। ये जो हमारे पास में रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बना था, इस रिजल्टेंट स्ट्रक्चर में हमारे पास में जो एंटीपोडल सेल्स थे, याद करिए, ये ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अपन सब जानते हैं कि इनका डिस्ट्रक्शन हो गया। यहां पर जो सिनर्जिड सेल्स थे और इनका भी डिस्ट्रक्शन हो गया। बचता केवल क्या है, सिर्फ एक डिप्लॉइड जाइगोट बचता है, ठीक है, और बचता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब यहां पर एक न्यूक्लियस है और यहां पर एक न्यूक्लियस है ना। और जो ये वाला सेल है ये है हमारा जाइगोट, और जो ये वाला सेल है ये है हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और ये जो है हमारा, ये है हमारा ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको अपन ने PEN भी बोला था। और ये जो है हमारा, ये है डिप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, इतनी बातें सबको क्लियर थी। ठीक है, इतनी बातें होपफुली सभी लोगों को क्लियर थी। लास्ट क्लास में हमने ये सारी बातें समझ ली थी। ठीक है, अब ये सारी जो चीजें हमारे सामने हैं, इसमें हमें 2 ही मेजर चीज दिख रही है, एक दिख रहा है जाइगोट और एक दिख रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। मतलब जाइगोट के साथ क्या होने वाला है और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के साथ में क्या होने वाला है, ये 2 चीजों से अभी हमारा मतलब है। ठीक है,
जाइगोट के साथ में क्या होने वाला है को ही हम लोग बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है, क्योंकि जाइगोट इज द रिजल्टेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एंड व्हाट विल बी हैपनिंग विद जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, कैसे बनेगा, ये सारी बातें जो हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर, ठीक है। तो चलिए अब अपन देखते हैं इसके बारे में। तो यहां पर आपको मैंने दिखा दिया है एक ऐसा फ्रूट जो कि हम लोग ऑलमोस्ट सभी लोग खाते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोकोनट, ठीक है। कोकोनट वाटर भी सब लोग पीते हैं डेफिनेटली, स्पेशली उसकी याद तब आती है जब हम बीमार हो जाते हैं। जनरली उसको रोज पीना चाहिए बिकॉज इट्स वेरी हेल्दी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए कोकोनट है हमारे सामने। इस कोकोनट के फ्रूट में हम क्या देख पा रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास में प्रेजेंट है एम्ब्रियो। ये छोटू सा, इतना बड़ा दिख भी नहीं रहा है इतने बड़े कोकोनट में, इतना छोटू सा एम्ब्रियो है, ठीक है। इतने छोटो से एम्ब्रियो के लिए कितना सारा न्यूट्रिशन इसने रखा हुआ है। देखो यहाँ पर ये जो नारियल पानी जिसको अपन लिक्विफाइड फॉर्म में देखते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये लिक्विड जो यहाँ पर प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का क्या मतलब है, मतलब हमें बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है जो कि आपस में माइटोटिकली डिवाइड कर करके बने प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल से। ये सब न्यूक्लियाई यहाँ पर फ्लोट कर रहे हैं बच्चों, और कितने सारे हैं यार, बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। लेकिन इनमें से किसी भी न्यूक्लियाई के आसपास में साइटोप्लाज्म और सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ न्यूक्लियर ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है, इसीलिए हम बोल रहे हैं इसे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ओके। फिर कुछ न्यूक्लियस पोर्शन ऐसे हैं जो कि जिनके आसपास में सेल वॉल डेवलप होना चालू होगी, ठीक है। तो ये एक फ्री न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, और इसके आसपास में प्लांट सेल की एक सेल वॉल डेवलप होना चालू होगी। अब ये बनेगा सेल्यूलर एंडोस्पर्म। अभी तक इसको क्या बोल रहे थे आप लोग, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब ये क्या बना, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर जब होगा तब जाके ये सॉलिड होगा, फ्री न्यूक्लियर जब तक है तब तक ये लिक्विफाइड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर दोनों चीजें देखने मिलती है। आप सबने नारियल पानी पिया है, राइट। हम उसके बाद में कोकोनट का जब ग्रीन वाला पोर्शन देख रहे होते हैं तो हम मानते हैं कि कच्चा नारियल है, इसमें पानी निकलेगा, ओके। पर आप सबने देखा होगा कई सारे नारियल येलोइश हो जाते हैं उतने बड़े शेप में, एंड वी नो कि उस नारियल में से हमें मलाई निकलती है। वी गेट अ थिक fleshy kind of something which we will be eating that is white in color, right? A kernel kind of thing जो आप खाते हैं और वो बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में, है ना। फिर वो नारियल ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तब उसके बाद हम उसको जब फोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास में कभी कभी नारियल पानी भी निकलता है और व्हाइट कलर का पोर्शन जो निकलता है जिसको आप लोग खाते हैं, जिसकी कोकोनट चटनी भी बनती है, एंड यू ईट इट विद साउथ इंडियन फूड्स, राइट। तो वो वाला जो पोर्शन है, वो थिक फ्लैशी पोर्शन, वो क्या है, वो है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। और यहां पर जो पानी वाला पोर्शन है ये क्या है, ये है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो कोई डाउट तो नहीं इस बात में, ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा बच्चों। ये जो ये सेल्यूलर एंडोस्पर्म है ना, इसे कई बार कोकोनट मीट भी बोलते हैं। जो ये सॉलिड पोर्शन है इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और इसी को कई बार बोलते हैं कोकोनट मीट। मीट, ठीक है, जो कि लोग ये वाला पोर्शन खाते हैं। इसके बाहर अब आपने जब भी नारियल तोड़ा होगा तो उसमें से whenever you have just broken a coconut, it is very difficult sometimes to take out that coconut edible portion out of that non-edible part, है ना। तो वो बहुत कड़क सी एक लेयर होती है, उसको हमें हटाना पड़ता है, तो हम तोड़ तोड़ के हटाते हैं, कभी चक्कू से निकालते हैं। तो जो वो कड़क वाला पोर्शन है, ठीक है, जो कि आपके सेल्यूलर एंडोस्पर्म के जस्ट बाहर पे एक ब्राउन कलर की कड़क लेयर है, वो क्या है, वो है एंडोकार्प। ये वाला हिस्सा, दिस इज गोइंग टू बी एंडोकार्प। इसके बाहर पे क्या होता है, फाइब्रस पोर्शन होते हैं, राइट। दैट फाइब्रस पोर्शन इज नथिंग बट इट इज गोइंग टू बी मेसोकार्प। दिस इज मेसोकार्प, ठीक है।
और जो आपने ग्रीन वाला नारियल खाया होता है, मतलब जिसका नारियल पानी पीते हैं अपन, वो जो ग्रीन आउटर मोस्ट लेयर है फाइबर्स के बाहर वाली, ठीक है, आउटर मोस्ट, उसे आप लोग क्या बोलते हैं? उसे आप लोग बोलते हैं एक्सोकार्प, आउटर मोस्ट। तो इनर मोस्ट क्या हो जाएगा? एंडोकार्प, ठीक है। फिर क्या आता है हमारे पास में? मीजोकार्प, और फिर आता है एपिकार्प। एंडो, मीजो, एपी, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। एक्सोकार्प ही बोलते हैं आउटर मोस्ट को, ठीक है। आउटर मोस्ट इज नथिंग बट एक्सोकार्प ओनली। ओके, सो दिस इज ऑल वी हैव सीन राइट नाउ। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, कभी कभी बच्चे बोलते हैं नारियल में मैम नारियल खुद ही इतना बड़ा सीड लगता है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है, नारियल एक पूरा फ्रूट है, सीड नहीं है। उसके अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो प्रेजेंट है, छोटा सा। कहाँ होता है कभी कभी समझ नहीं आता बच्चों को। तो देखो यहाँ पर तुमने कई बार ऐसा देखा होगा, एक कोकोनट तोड़ते हैं जब, तो कभी कभी हमें ये वाइट एडिबल पोर्शन में एक छोटा सा सीड नजर आता है, ऐसा करके, है ना। ये सीड जो है ना बच्चों, ये नया प्लांट बना सकता है इस कोकोनट में। देखो कैसे, तो यहाँ पर ये देखते हैं, ये जो छोटा सा पोर्शन है, कहाँ गया हमारा छोटा सा पोर्शन? इस डायग्राम में भी मैंने देखा है अभी जस्ट, ओके, दे हैव नॉट मेंशन्ड इट हियर बट इट शुड बी हियर समवेयर, इधर, ठीक है, इधर है। इस थिक फ्लैशी पोर्शन में कहीं ना कहीं वो है। ये कोकोनट का मीट हमें दिख गया, एंडोस्पर्म सेल्यूलर वाला, ठीक है। और ये हमें मालूम है नारियल पानी है, लिक्विड एंडोस्पर्म मान लेते हैं अपन इसे। कई बार ऐसे लोग कोकोनट एप्पल बोलते हैं जब ये लिक्विड से सेमी सॉलिड मॉडरेट कंसिस्टेंसी का होता है, तो लोग बोलते हैं कोकोनट एप्पल। आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आती है लेयर जो है वो है हमारी एंडोकार्प, ये रही। फिर आती है हमारी मीजोकार्प और फिर हमारी एक्सोकार्प, ठीक है। ये सारी बातें समझ में आई। अब आप देखिए, इस एम्ब्रियो में से ये पूरा सीड पोर्शन है, ठीक है ना, बाहर का नहीं, इतना अंदर का जो है। इस एम्ब्रियो में से निकलता है रूट लाइक स्ट्रक्चर। इसे हम लोग बोलते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर के लिए रेडिकल टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो रेडिकल से रूट बनता है, ठीक है। और इस एम्ब्रियो से ही प्लूम्यूल के थ्रू निकलता है शूट लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हमारा शूट हो गया अपर साइड पे जाकर। इस तरीके से ये पूरा कोकोनट के बारे में हमने समझा। तो हम क्यों कोकोनट को जान रहे हैं? वी जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन एनी फ्रूट सो दैट वी मस्ट नो कि ओव्यूल का क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड कैसे बना, सीड कितने टाइप के हो सकते हैं वो बात अपन अभी आगे करेंगे, पर एंडोस्पर्म का क्या हुआ और जाइगोट का क्या हुआ। तो एंडोस्पर्म जो है वो फ्री न्यूक्लियर भी हो सकता है, एंडोस्पर्म जो है वो थिक फ्लैशी भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, क्या ये बात सही है कि सारे के सारे सीड्स इस दुनिया में जितने भी है उनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट ही होता है? देन वी विल बी सेइंग नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एंडोस्पर्म बनते से ही कई सारे जाइगोट वाइल एम्ब्रियो फॉर्मेशन उस पूरे एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर जाते हैं, खत्म कर देते हैं पूरा। और एंडोस्पर्म का कोई रेमिनेंट नहीं छोड़ते, पूरा खा जाते हैं। मतलब खा जाते हैं इन द सेंस वो खाते नहीं है, कंज्यूम कर लेते हैं पूरा का पूरा, न्यूट्रिशनल वैल्यू ले लेते हैं उससे और ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। तो इस कारण से कई सारे ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें कि एंडोस्पर्म नहीं बचता, बिकॉज इट इज बीन कंप्लीटली यूटिलाइज्ड बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो। बट कई सारे सीड्स ऐसे होते हैं जिसमें कि एंडोस्पर्म बचता है। सिंस इट इज नॉट कंप्लीटली यूटिलाइज्ड बाय द एम्ब्रियो, इट्स स्टिल प्रेजेंट एज अ रिजर्व फूड, ठीक है। तो इस हिसाब से हम सीड्स को दो टाइप्स में बोल सकते हैं। एक टाइप के सीड होते हैं हमारे पास में एंडोस्पर्मिक सीड्स, ठीक है। एक टाइप के सीड्स होते हैं हमारे पास में एंडोस्पर्मिक सीड्स, और एक टाइप के सीड्स होते हैं हमारे पास में नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, ठीक है। अच्छा, इस एंडोस्पर्मिक सीड्स के बारे में अपन क्या बोलेंगे? इसे हम लोग एल्ब्यूमिनस सीड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज एल्ब्यूमिनस सीड्स। और ये ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। What does it means? That these endospermic seeds will be showing the presence of endosperm. इनके पास में एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, ठीक है। और ये सीड्स जो है एंडोस्पर्म
is completely utilized by zygote or embryo, hence absent। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लस एन टी लिखा है ना, प्लस एन टी का मतलब होता है प्रेजेंट। मैं कई बार शॉर्ट फॉर्म्स यूज करती हूँ। चलिए, तो ये दो बात समझ में आई। एंडोस्पर्मिक सीड्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन। एंडोस्पर्मिक सीड्स के एग्जांपल में आता है मेज, ठीक है, इसे आप लोग कॉर्न भी बोलते हैं। कैस्टर, ठीक है, कैस्टर से ऑयल बनता है। कैस्टर ऑयल बहुत थिक होता है और कई सारे लोग उसको एज अ कैरियर ऑयल इस्तेमाल करते हैं, हेयर में लगाते हैं उसको और खाते भी हैं, मेडिसिनल यूज भी होता है उसका। ठीक है, तो कैस्टर ये। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में आपके सीड्स आ जाएंगे लाइक सनफ्लावर सीड्स, इसके अलावा ग्राउंडनट, पी एटसेट्रा। ठीक है, ये ओके बच्चों। तो एंडोस्पर्मिक में एंडोस्पर्म होगा, एंडोस्पर्मिक नहीं है तो एग्स एल्ब्यूमिनस कहलाएगा सीड। ठीक है, यहाँ दोनों टाइप के आपको मैं सीड्स दिखाने वाली हूँ। एक सीड आपको दिख रहा है ये वाला, स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकॉटिलिनस सीड, ये आपको मेज का सीड है, कॉर्न। ठीक है, मेज के सीड में हम देख पा रहे हैं क्या कि एम्ब्रियो को सराउंड करता हुआ न्यूसेलार एरिया है और डेफिनेटली न्यूसेलार एरिया के आसपास में हमें दिख रहा है एंडोस्पर्म। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? एम्ब्रियो के आसपास में क्या दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर? एंडोस्पर्म। ठीक है, तो एम्ब्रियो इज सराउंडेड बाय एंडोस्पर्म, हेंस दिस काइंड ऑफ सीड विल बी कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, इस मोनोकॉटिलिनस सीड का अपन जब प्रॉपर स्ट्रक्चर देखते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू लेके, ठीक है, हम इसका सेक्शनल व्यू अगर देख रहे होते हैं तो हमें क्या मालूम पड़ता है कि ये जो मोनोकॉट सीड हमने लिया है, यहाँ पर इस सीड के अंदर एक एम्ब्रियो प्रेजेंट है यहाँ पर, और इस कारण से इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये पूरा एक्सिस कहलाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। एंड आप लोग देख पा रहे हैं कि एम्ब्रियो इज सराउंडेड बाय सो मच ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेगा एम्ब्रियो। अभी इसने कंप्लीटली इसको यूटिलाइज नहीं कर लिया है, थोड़ा बचा के रखा है। ठीक है, और हो सकता है कि ये एडवर्स कंडीशन में इसको यूटिलाइजेशन कर ले। ओके, सो दिस इज एंडोस्पर्मिक काइंड ऑफ सीड। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या और स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इनको अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे अभी। देखिए, और एक सीड मैंने आप लोगों को ये दिखा दी है, कैस्टर के बीज, कैस्टर सीड्स। जब इनको अपन ओपन करते हैं ना कैस्टर सीड्स को, तो हम देखते हैं कि कैस्टर सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, ये रहा। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की एंडोस्पर्मिक सीड हुई। मेज भी एक एंडोस्पर्मिक सीड था, कैस्टर भी एक एंडोस्पर्मिक सीड है। लेकिन ग्राउंडनट, जब अपन ग्राउंडनट खाते हैं, मूंगफली इसको हम लोग बोलते हैं, तो आप देखेंगे कि एक सीड है, मैंने इसका सीड को तोड़ दिया, तोड़ के ओपन करा, तब ये तो दोनों मुझे ड्राइड आउट कॉटिलिडॉन्स नजर आए। ठीक है, ये क्या नजर आए मुझे? ड्राई कॉटिलिडॉन्स, और ये इनका एम्ब्रियो, और यहाँ कोई भी लिक्विफाइड एंडोस्पर्म लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, दैट मीन्स दीज काइंड ऑफ सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। यहाँ कोई रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स भरा हुआ नहीं है, क्योंकि इनने सब यूटिलाइज कर लिया व्हाइल देयर डेवलपमेंट। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी पूछती है कि आप हमें बताइए कि इनमें से कौन से एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं और कौन से नहीं है। तो ये व्हीट, राइस और मेज, तीन दे रखे हमें। तो ये राइस है, ये मेज है और ये व्हीट है। ठीक है बच्चों, राइस भी मोनोकॉट है, मेज भी मोनोकॉट है, व्हीट भी मोनोकॉट है, लेकिन राइस नॉन एंडोस्पर्मिक है, मेज एंडोस्पर्मिक है और व्हीट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। ठीक है, तो ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट टफ एट ऑल।
ठीक है, अब क्या है, जितना सर अपन ने भी पढ़ा है उसको एक बार थ्योरी के फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी जो थ्योरी लिखती है दैट थ्योरी शुड बी लाइक लाइन टू लाइन वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वो बहुत सिंपल ही लिखते हैं, पर हम जब डायग्रामेटिकली समझने के बाद उसको पढ़ते हैं तो इट बिकम्स लाइक सुपर इजी फॉर अस। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, ओवरी इनटू फ्रूट, ये सारी की सारी चीजें, जितनी भी चीजें फर्टिलाइजेशन के बाद में हो रही है उन्हें कलेक्टिवली हम लोग बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, सबसे पहले अपन एंडोस्पर्म के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एंडोस्पर्म का क्या हुआ। ओके, तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या बोलता है ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीसीड्स मतलब कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट विल बी टेकिंग प्लेस अर्लियर देन दी endosperm development will be taking place earlier than the embryo development. क्यों? क्योंकि endosperm is going to be providing nutritive for the embryo, so therefore it should be first of all present. ठीक है, why हमने आंसर कर लिया ऑलरेडी। The primary endosperm cell जो हमने देखा था divides repeatedly, बहुत डिवाइड करता है to form triploid endosperm tissue। जैसे मैंने 3n बहुत सारे लिखे थे ना, तो एक हमारे पास में प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई था, वो रिपीटेडली डिवाइड करके बहुत सारे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई ऑफ 3n प्लॉइडी लेवल बना रहा था। उसने आसपास में पहले सेल वॉल नहीं बनाया था, यही मैंने आप लोग को समझाया था। ठीक है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। In the most common type of endosperm development, the primary endosperm nucleus undergoes successive nuclear divisions to give rise to free nuclei. बहुत सारे free nuclei बना लिए। This stage of endosperm development is called as free nuclear development, as we have already seen 3n, बहुत सारे 3n बन गए। Then subsequently cell wall formation occurs and the endosperm becomes सेल्यूलर इन नेचर, दैट वी हैव सीन कि उसके बाद में फिर वो कोकोनट का मीट बोलते हैं अपन, जैसे कि चटक बोलते हैं हम लोग के इधर हिंदी में, आप लोग क्या क्या बोलते हैं उसे, वाइट पोर्शन ऑफ कोकोनट को, वो बनता है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। ठीक है, मतलब कि जब सेल बन रहे हैं और उसके पहले बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस बन गए थे, तो वो और ये बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये कि फ्री न्यूक्लियस हो सकता है ज्यादा बन गए हो, सबके आसपास में सेल वॉल बनाई है कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। मतलब ये होता है कि नारियल में बहुत सारा पानी रहता है कच्चे स्टेज में, पर कई बार हम देखते हैं कि पके हुए नारियल में जब हम फोड़ते हैं तो वो थोड़ा सा लिक्विड निकल जाता है। ठीक है, पोर्शन, वो क्यों? क्योंकि वो फ्री न्यूक्लियर बच जाता है, उसको सेल वॉल नहीं मिली, तो इसीलिए फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट हो सकता है पैरेलली, साथ में ही किसके, सेलुलर एंडोस्पर्म के। ठीक है, सो द कोकोनट वाटर forms tender coconut that you are familiar with is nothing but free nuclear endosperm made up of thousands of nuclei, and the surrounding white kernel is the cellular endosperm। जो white surrounding kernel है वो है cellular endosperm। ठीक है, ओके, चलिए अब ये वाला पोर्शन देखते हैं। Now, endosperm may be either completely consumed by developing embryo, या तो एंडोस्पर्म को पूरा डेवलपिंग एम्ब्रियो ने कंज्यूम कर लिया, जैसे कि पी में, ग्राउंड नट में, बीन्स में, इसमें एंडोस्पर्म दिखता ही नहीं बिफोर सीड मैच्योरेशन, और इट मे परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, या कई बार ऐसा होता है कि मैच्योर हो गई सीड तब भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। एग्जाम्पल विल बी कैस्टर एंड कोकोनट एंड मेज ऑल्सो। ठीक है, एंड यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, और इस सीड जर्मिनेशन के दौरान उस एंडोस्पर्म का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है एंडोस्पर्म का न्यूट्रिशन। इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये इसी एंडोस्पर्म को सीड जर्मिनेशन के लिए भी मदद में ले लेंगे। ओके, स्प्लिट ओपन सम सीड्स ऑफ कैस्टर, पीस, बीन्स, ग्राउंडनट, फ्रूट ऑफ कोकोनट एंड लुक आफ्टर द एंडोस्पर्म इन ईच ऑफ द केस, फाइंड आउट वेदर द एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस एंड मेज। अब मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इजी कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ एंडोस्पर्म है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, है,
ठीक है, नहीं है, नहीं है, और यहाँ पर भी है। ठीक है, आई हैव जस्ट सिंप्लीफाइड द थिंग्स फॉर यू ऑल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एंडोस्पर्म कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है, ओके। नाउ एंडोस्पर्म के बारे में समझ आ गया है ना। तो हमने क्या देखा, ये हमारा डायग्राम था, ये हमारे एंटीपोडल सेल्स। अभी देखो उल्टा डायग्राम बना लेने ना, अपन हमेशा क्या करते हैं कोशिश कि एंटीपोडल को ऊपर बनाए, एंटीपोडल, लेकिन इन्होंने ऐसे नीचे बना लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। ठीक है ना, सिनर्जिड ऊपर बना लेंगे, सिनर्जिड्स ऊपर हो गए, एंटीपोडल नीचे हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे पढ़ रहे हो आप ऐसे पढ़ रहे हो, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, इट विल बी वेरी सिंपल। नाउ एंटीपोडल सेल्स, वी ऑल कैन सी दैट दे आर डिजेनरेटिंग, ऑफ नो यूज नाउ, दे आर ऑफ नो यूज नाउ। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एज 3 and मतलब ट्रिप्लॉइड, वी कैन से प्लॉइडी लेवल इज 3n and there is a zygote 2n. Synergids are also degrading. ठीक है, so we are now concerned with only two things here. One is our zygote, one is our primary endosperm cell with a primary endosperm nucleus, right? This we're not concerned with this one, we're not concerned with this one. What is happening with these two things, we are just looking on to that. अब आप देखिए यहाँ पे आपको जाइगोट दिख रहा है, तो ये जाइगोट उठाया अपन ने और यहाँ ले लिया, समझ आई बात, ये जाइगोट ले लिया। मैं इसके आसपास में एंडोस्पर्म है ये जानती हूँ, लेकिन मैं सारे स्टेजेस में इसको बना नहीं रही हूँ। क्या ये बात समझ में आई? हम सिर्फ जाइगोट के साथ में क्या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इसको पढ़ रहे हैं। इसके बाद भी इसके आसपास में एंडोस्पर्मिक लेयर होगी, कई बार नहीं भी होती। ऐसे बताते ना अपन ने कि कई बार ऐसा भी देखने मिलेगा कि एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, ठीक है, बिफोर सीड डेवलपमेंट बाय द एम्ब्रियो। Those seeds will be converting into the non-endospermic seeds, eggs albuminous. Some of the cases, endosperm will be still present while the embryo formation is taking place and it is converting into seed. ठीक है? So they are just taking a general example. In the case of endospermic seeds, हम ऐसा मान के चलेंगे कि एंडोस्पर्म आसपास में प्रेजेंट है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हम ऐसा मान के चलेंगे कि एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया गया है कंप्लीटली। ओके, नाउ सी दिस इज अ जाइगोट। जाइगोट इज अ डिप्लॉइड सेल और इसके पास एक ही सेल है, वन सेल। नाउ वन सेल से जाइगोट परफॉर्म करता है माइटोसिस 1। जैसे ह्यूमन के अंदर क्लीवेज डिविजन्स होते हैं, वैसे इनके अंदर माइटोसिस हो रहा है और बन रहा है डिप्लॉइड वन जाइगोट से 2 सेल्स बन गए, तो 1 से 2 सेल्स बने, तो 1 से 2, 2 से 4, ठीक है, 4 से 8, ऐसे बने होंगे ना, बहुत सारे बनते जा रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत सारे सेल्स बन गए। एक स्टेज ऐसा आएगा 2 सेल के बाद में जब ये एम्ब्रियो जो है इसने एक कॉर्नर पर ही इकट्ठा होकर ज़्यादा ग्रो करना चालू कर दिया, ठीक है, और ये बना है एक ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, गोल गोल सा हो गया ये। तो ये एक सेल से डिवाइड होके 2 सेल बने, 2 सेल्स ने डिवाइड करके 4 सेल्स बनाए, 4 सेल ने डिवाइड करके हो सकता है 8 सेल बनाया, 8 सेल ने डिवाइड करके और सेल्स बनाए। लेकिन अब वो सेल सारे कैसे हो रहे हैं कि वो एक ही लोकेशन के ऊपर जाकर इकट्ठा होना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से क्या बना है, एक ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बना है। फिर ये एम्ब्रियो के ग्लोबुलर पोर्शन के साथ में क्या अंतर आता है, अब ये ग्लोबुलर पोर्शन कन्वर्ट होता है हार्ट शेप के एम्ब्रियो में। ये देखो दिख रहा है, ये जो सेल दिख रहा है हमें, इसे हम बोलते हैं बेसल सेल। अब ठीक है, और ये बेसल सेल के साथ में एक स्टॉक ऑफ सेल्स बनके इस पूरे एम्ब्रियो के जो ज़्यादा ग्रो कर रहा है, जो अलग अलग शेप ले रहा है, इस पोर्शन को सपोर्ट करके रखा हुआ है। तो इस जिस स्टॉक ऑफ सेल्स ने इस हार्ट शेप के एम्ब्रियो को, ग्लोब शेप के एम्ब्रियो को सपोर्ट करके रखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंसर। सस्पेंसर इज बेसिकली नथिंग बट a stalk of cells on which this different shaped embryo is suspended over. ठीक है, now heart shape embryo will be now converting into a complete, we can say, developed embryo structure which contains cotyledons, ठीक है, which contains a plumule, which contains a radicle, ठीक है, everything it will be containing. This is a mature embryo, ठीक है, this is a mature embryo.
Okay. So what are the stages? In the embryonic development, they will be asking you for the stages. तो हमें बताना है zygote develops into a two-celled, we can say precursor embryo. ठीक है, precursor embryo के बाद में बनता है then is globular embryo, then it will be a heart-shaped embryo. Finally, it will be a cotyledonous embryo, which is a mature embryo. This is all. ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं अपने से एनसीईआरटी वाले, थोड़ा सा रीडिंग लगाएंगे समझ में आएगा ज़्यादा। देखो, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ये तो हम जानते ही है ना, हमने कितने बार देख रखी है। वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड्स ओनली आफ्टर अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। ठीक है, मतलब जाइगोट का डिवीजन तब चालू होगा जब ढेर सारा एंडोस्पर्म बन चुका हो, ताकि वो उसको यूज कर सके और फिर डिवाइड करना चालू करे। तो जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो तब एंडोस्पर्म की अवेलेबिलिटी हो, ताकि न्यूट्रिशन मिलता रहे उस ग्रोइंग एम्ब्रियो को। ठीक है, दिस इज एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइड assured nutrition to the developing embryo. Though the seeds differ greatly in the early stage of embryo development, जैसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी, अपन ने भी पढ़ा ना, जो जाइगोट से 2 सेल बना, 2 सेल से हमने देखा कि ग्लोबुलर बना। ये पूरे पोर्शन को जितना भी हमने पढ़ा अभी, इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। ठीक है, तो अपन एम्ब्रियो फॉर्मेशन के स्टेप्स को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। ओके, जो थोड़े डिफरेंसेस के अलावा मोनोकॉट और डाइकॉट की एम्ब्रियोजेनी काफी सेम है, ऐसा लिखा है यहाँ पर। ठीक है, 1.13 हमने देखा है, डिपिक्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ या स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन द डाइकॉट एम्ब्रियो, क्योंकि वहां पर फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो में 2 कॉटलिडॉन थे, इसका मतलब वो एक डाइकॉट एम्ब्रियो था जो हमने भी पढ़ा। द जाइगोट गिव्स राइज टू प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, 2 सेल वाला, 4 सेल वाला, देन फॉर्म्स ए ग्लोबुलर, ए हार्ट शेप एंड मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है बच्चों, ए टिपिकल डाइकोटिलेडॉन एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब अपन यहाँ से पढ़ रहे हैं, यहाँ से मैं आप लोग को डायग्रामेटिकली पढ़ाऊंगी, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, नाउ डाइकोट एम्ब्रियो पढ़ने के लिए हम लोग फिर से स्ट्रक्चर पे जाएंगे। तो ये है, ये एक डाइकोट एम्ब्रियो है ना, समझ गए सब लोग? इतने हिस्से को देख रहे हैं बच्चों पर। अब सस्पेंसर और बेसल सेल को हटा के जो हमारा मैच्योर एम्ब्रियो ना, नाउ वी आर लुकिंग एट द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियो। तो ये मैच्योर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो एम्ब्रियोनल एक्सिस पे है। बेसिकली एम्ब्रियो किस चीज़ का है? प्लांट का है। प्लांट में क्या मेन चीज़ें बनती हैं? रूट बनती है, और क्या बनता है? शूट बनती है। ये 2 चीज़ें हमें बनानी है एम्ब्रियो से, राइट? तो हम अब देखते हैं कि एम्ब्रियो के पास में क्या क्या प्रेजेंट है। तो एम्ब्रियो जो है, इसके पास में पहली बात तो प्रेजेंट है 2 कॉटलिडॉन्स, 1 और 2 कॉटलिडॉन्स। फ्लैशी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो कि पहले फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं प्लांट को, जब तक कि उसकी ट्रू लीफ नहीं आ जाती। आपने कभी भी एक सीड उगाया होगा तो आप देखोगे स्टॉक बनता है, फिर ऐसे 2 फ्लैट लीव्स बन जाते, फिर ये बहुत दिन तक रहते हैं। फिर यहाँ से बीच में से कोई लीफ उगता है ना? चना उगाया हो, मटर उगाई हो, अगर आपने कभी भी ऐसा देखा हो, इमली का बीज उगाया हो, हैव यू एवर सीन दैट? नहीं उगाया हो तो प्लीज वॉच ऑन द गूगल इमेजेस। सीड एंड कॉटलिडॉन्स, इट विल ऑलवेज बी फ्लैशी थिक स्ट्रक्चर्स समवट लाइक दिस। ठीक है, विच फ्रॉम द सेंटर ऑफ विच द ट्रू लीव्स विल बी अराइजिंग। जब तक ट्रू लीव्स नहीं आई हैं तब तक ये जो पोर्शन है ये इसको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि ये ग्रीन पोर्शन बन जाता है। ठीक है, मतलब आप अगर मूंगफली भी खा रहे हैं, ठीक है, आप ग्राउंडनट खा रहे हैं तो ग्राउंडनट को आप उगा दीजिए। उगाएंगे तो आप क्या देखेंगे, थोड़े दिन बाद ग्राउंडनट जो है उसके जो दोनों हम खा लेते हैं जो पोर्शन को चबा चबा के, वो दोनों थिक थिक स्ट्रक्चर जो है ये फ्लैशी लीफ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के। फिर उसमें से पौधा उगता है। ठीक है, तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं बहुत सिंपली, आप अपने आसपास में भी करके देख सकते हैं इस एक्टिविटी को, इट्स वेरी सिंपल। तो ये 2 कॉटलिडॉन्स हो गए। अच्छा, कॉटलिडॉनस एक्सिस, ठीक है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है पूरी, इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में 2 कॉटलिडॉन्स हैं। हमसे ऐसा पूछते हैं कॉटलिडॉन के सरफेस के ऊपर, मतलब यहाँ पे कॉटलिडॉन एंड हो रहा है मान लो, तो यहाँ से देखिए ऊपर
अभी ऊपर मतलब इतना ही पोर्शन बाकी रहा ऊपर, तो ये हिस्सा, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं एपिकोटाइल। एंड एपिकोटाइल पोर्शन टर्मिनेट करता है इनटू प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल से बनता है शूट। शूट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस यहां से, ठीक है। कॉटिलेडॉन के नीचे क्या एक सिलेंड्रिकल पोर्शन नजर आ रहा है? इज देयर एनी? वी विल बी सेइंग यस, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन ही है पूरा इतना बड़ा, isn't it? It's a kind of cylindrical portion only. तो just below the cotyledon axis, मतलब somewhere from here down, there is a cylindrical structure which is called as hypocotyle, and hypocotyle terminates into, मतलब उसके corner जो है into radical which is a root forming structure. एंड रूट को मिट्टी में जाना होता है, धंसना होता है, अंदर 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 जड़ें बनानी होती हैं। तो दैट डेलिकेट न्यूली फॉर्म प्लांट टिश्यू अगर मिट्टी को हटाते हुए डीप इनसाइड द सॉइल जाना चाह रहा है तो डैमेज भी हो सकता है मिट्टी के प्रेशर से। देयरफॉर रूट की टिप को कवर कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ अ रूट कैप। तो ये रेडिकल जो रूट बनाता है इसको एक कैप का प्रोटेक्शन मिला हुआ है ताकि क्या हो कि ये रूट की टिप जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। तो ये जनरल स्ट्रक्चर था एक डाइकॉट एम्ब्रियो का। तो डाइकॉट एम्ब्रियो में क्या क्या है हमने जो भी देखा अभी उसको हम एनसीईआरटी से रीडिंग लगाएंगे, इट विल बिकम सुपर इजी टास्क फॉर अस देन। सो लुक एट दिस, अ टिपिकल डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियो consists of an embryonal axis with two cotyledons. The portion of the embryonal axis above the level of cotyledon is called as epicotyle, which terminates into the plumule or stem tip. The cylindrical portion below the level of cotyledon is the hypocotyle that terminates at the lower end in the radical or root tip. The root tip is covered with a root cap. सिंपल है ना, टफ तो नहीं लग रहा। ये चैप्टर बॉटनी का है। बॉटनी कंपेरेटिवली ऑलवेज, जैसे मैंने फील किया है पिछले 8 years ऑफ टीचिंग में, तो आई हैव ऑलवेज फेल्ट दिस थिंग दैट जब भी मैं बॉटनी देखती हूँ कंपेरेटिवली इट्स कंपेरेटिव क्वाइट वी कैन से बोरिंग व्हेन कंपेयर्ड टू द जूलॉजी पोर्शन। इट इज़ नॉट ऑलवेज द सेम केस विद एवरीवन। कई लोगों को अच्छी लगती है बट 90% बच्चों में भी मैंने देखा कि बॉटनी थोड़ा बोर होते हैं, रिलेट नहीं कर पा रहे होते, पर नई नई बातें तो यहाँ भी मालूम पड़ रही है ना, ठीक है। अच्छा और एक बात बता दूँ, नीट के अंदर तो बॉटनी ज़्यादा आता है कंपेरेटिवली, मतलब जूलॉजी में नीट में बॉटनी बोल देते हैं, ठीक है। तो बॉटनी जूलॉजी अलग अलग देते हुए भी वो जूलॉजी पोर्शन में बॉटनी डाल देते हैं। सो दिस इज लाइक थोड़ा सा बाइज रहता है नीट वाले। एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकॉट पजेस ओनली वन कॉटिलेडॉन। इसको हम डायग्रामेटिकली देखेंगे फिर इसको पढ़ेंगे। ये रहा, ये है एम्ब्रियो मोनोकॉट का, है ना। मोनोकॉट का एम्ब्रियो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या देखने मिल रहा है, ये हमारे पास में एक सीड है ना, ये एक मेज की सीड है, ठीक है। माइक कहीं पे फंस गया है। ये एक मेज की सीड है, इस सीड में हमें दिख रहा है ये है हमारे एम्ब्रियो, बाकी का पोर्शन तो एंडोस्पर्म, ठीक है। ये एम्ब्रियो में से मैं देख रही हूँ एम्ब्रियोनल एक्सिस दिख रही है मुझे, ये कितनी है ना। तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस को मैं स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। तो अपन स्टडी करते हैं, हमें यहाँ पर डाइकोटिलेडॉन्स नहीं देखने मिलेंगे, डिफरेंट दिखेगा। तो आप देखो ये है आपका एक सिंगल कॉटिलेडॉन, वन सिंगल कॉटिलेडॉन इज प्रेजेंट और इट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन वन साइड ओनली, लाइक वी आर नॉट एबल टू सी एनी अनदर कॉटिलेडॉन, इट इज ओनली प्रेजेंट ऑन द वन साइड, ठीक है। इस वाले पोर्शन को इतने पोर्शन को उठाकर हम इधर जूम करके देख रहे हैं, है ना। इसी हिस्से को जूम करके यहाँ पर देख रहे हैं, तो क्या देखने मिलता है? देखने मिलता है कि मान लो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है और ये अटैचमेंट पोर्शन है, ये अकेला एकमात्र कॉटिलेडॉन है। इस कॉटिलेडॉन का नाम है स्क्यूटेलम, वन कॉटिलेडॉन ओनली, इसे तो बोलते हैं मोनोकॉट, ठीक है। इसे बोलते हैं स्क्यूटेलम। जस्ट बिलो द स्क्यूटेलम, मतलब नीचे ये वाला हिस्सा, ठीक है, जस्ट बिलो द स्क्यूटेलम इट इज प्रेजेंट द रूट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर radical is covered with a root tip like this,
radical is covered with a root tip and there is a further protection to these plants by a sheath like structure which is covering the root cap also. मतलब रेडिकल और रूट टिप के अलावा भी इनके पास में एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और इस शीथ लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोलियोराइजा. कोलियोराइजा प्रोनाउंसिएशन क्लियर रखना है इसको बच्चे. सीलो, सोली, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं सीलोराइजा. इट्स नॉट सीलो, इट्स कोलियोराइजा. ठीक है, तो कोलियोराइजा जो है ये रूट को कवर कर ले ऐसे शीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है. इट इज अ शीथ लाइक स्ट्रक्चर एंड जस्ट वी कैन से अबव द पोर्शन ऑफ स्क्यूटलम. मतलब स्क्यूटलम तुम तो सोचोगे मैम यहाँ तक है पर इसके ऊपर तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं. जहां से शुरू हो रहा है ना इसके ऊपर, इसके नीचे हमने देखा कि हमारे पास में था रेडिकल, इसके ऊपर क्या है तो हम देखेंगे यहाँ पर शूट एपिक्स है ना. तो ऐसी बात हो रही है. तो देखो just above the level of this cotyledon we can say there is presence of shoot apical tip. और ये shoot apex जो है plumule से बना हुआ इसको भी कवर करता है एक hollow leaf के जैसा स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल. थोड़ा डिफरेंट है डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो. ठीक है, डाइकॉट एम्ब्रियो में हमने क्या देखा, 2 कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट थे. कॉटिलेडॉन्स के लेवल के ऊपर के पोर्शन को हम बोल रहे थे एपिकोटाइल और वहाँ पर प्रेजेंट था शूट फॉर्मेशन के लिए प्लूम्यूल डोमिनेटिंग पॉइंट. और कॉटिलेडॉन्स के लेवल के नीचे प्रेजेंट था हाइपोकोटाइल जहाँ पर हमने देखा कि वो रेडिकल पजेस कर रहा था विच वॉज कवर्ड विद अ रूट टिप. कॉटिलेडॉन्स का नंबर 2 था, सिंपल था. मोनोकॉट में क्या देखते हैं, मोनोकॉट एम्ब्रियो में हम ये देखते हैं कि एक ही कॉटिलेडॉन प्रेजेंट है जिसका नाम है स्क्यूटलम. स्क्यूटलम के लेवल के ऊपर की साइड पर प्रेजेंट है शूट एपिक्स फॉर्मेशन टिश्यू, मतलब प्लूम्यूल बोल सकते हो आप उसको, कवर्ड विथ कोलियोप्टाइल नेम्ड शीथ लाइक स्ट्रक्चर. और स्क्यूटलम के लेवल के नीचे प्रेजेंट है हाइपोकोटाइल जैसा ही रेडिकल रूट फॉर्मेशन स्ट्रक्चर कवर्ड विथ रूट टिप और ये भी फर्दर कवर्ड है विद द हेल्प ऑफ कोलियोराइजा नेम्ड शीथ लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, so 2 additional things we are able to see here, कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल. तो इसको रीडिंग लगाओ. Embryos of monocotyledons possess only one cotyledon. In the grass family, the cotyledon is called as scutellum. मोनोकॉट को ही बोलेंगे अपन, ग्रास फैमिली में मोनोकॉट आ जाएंगे मेजॉरिटी. ठीक है, एंड इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस. मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस मान लो ऐसी है तो इट्स ओनली वन साइड स्क्यूटलम, नॉट 2 sided, इट्स ओनली वन साइड. ठीक है, so there is a one side scutellum present here and its lower end, at its lower end the embryonal axis has radical and root cap enclosed in an undifferentiated sheath called as coleoryza. The portion of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum is the epicotyle. ठीक है भाई, epicotyle has shoot apex and the few leaf primordia enclosed in a hollow foliar structure called as coleoptile. ठीक है, तो शूट एपिक्स जिसमें कि लीफ बनने वाली है और उसको कवर कौन कर रहा है, कोलियोप्टाइल. ठीक है, soak a few seeds in water, say of wheat, maize, peas, chickpeas, groundnut overnight and then split the seeds to observe the various parts of the embryo and the seed. कर सकते हैं, तो चना गला दो, राजमा गला दो, सीड जब पूरी स्वोलन हो जाती है ना तब उसे ध्यान से देखो, थोड़ा कोशिश करो कि जर्मिनेट हो जाए, वो अंकुरित हो जाए, जर्मिनेटेड सीड्स. अंकुरित बीज का छिलका आसानी से उतर जाता है ना, फिर उसको खोल के देखो, देखोगे कि एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज रेडिकल रूट फॉर्मिंग. और ऊपर भी जाता है एक, अगर थोड़े दिन और रख दिया अपन ने तो वो बनाता है लीफ, तो लीफ फॉर्मिंग. ठीक है, तो रेडिकल रूट पहले बनता है, लीफ बाद में बनता है हमेशा. ओके, दिस इज ऑल. ये पोर्शन तो हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है पर हम फिर भी इसको रीडिंग लगा लेते हैं. In angiosperms, the seed is the final product of sexual reproduction. It is often described as fertilized ovule. Seeds are formed inside the fruits. A seed typically consists of seed coat, cotyledon, and an embryo axis. ठीक है, अपन इसको एक इमेज के थ्रू देखते हैं. I think मैंने ऐसा इमेज लिया था, ये रहा. ये क्या है, सीड कोट, ठीक है,
कॉटिलिडॉन होगा डेफिनेटली इसमें, एंड एम्ब्रियो एक्सिस. ए टिपिकल सीड कंसिस्ट ऑफ ऑल थ्री थिंग्स, सीड कोट, कॉटिलिडॉन and the embryonal axis. Since endosperm may or may not be present, है ना, इसलिए तीन चीजें तो मेनली प्रेजेंट होंगी. क्या क्या? सीड कोट, कॉटिलिडॉन and the embryonal axis. These three things are like essentially present, we can say. ठीक है, endosperm may or may not be present in all the seeds. In the case of maize it will be there. यहाँ पे आते हैं. अब यहाँ से क्या है, तो the cotyledons of the embryo are simple structures, generally thick and swollen due to storage of food reserves. Mature seeds may be non-albuminous or ex-albuminous. Non-albuminous seeds have no residual endosperm, completely consumed during embryo development. Pea, groundnut. Albuminous seeds retain a part of endosperms as it is not completely used up during embryo development. Example wheat, maize, barley, castor, coconut, सब आ जाएंगे. Occasionally in some seeds such as black pepper and beet. अभी तक हमने किसी भी सीड में ऐसा नहीं बोला है कि इसका न्यूसिलस भी बच गया. ठीक है, तो आप याद करो, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, was surrounded by न्यूसिलस, और न्यूसिलस was a diploid structure. तो मेगास्पोर मदर सेल जो है, इट वॉज सराउंडेड बाय न्यूसिलस, एंड न्यूसिलस विल जनरली नॉट बी रिमेनिंग. इट विल जनरली नॉट बी रिमेनिंग. ठीक है, तो लेकिन ऐसा भी देखा गया कि कुछ एक सीड्स ऐसी हैं जिनमें कि न्यूसिलस भी बच गया, प्रेजेंट इनसाइड द सीड इटसेल्फ. तो एम्ब्रियो डेवलप होके क्या बनाता है, तो हमने कहा कॉटिलिडॉन बनाता है, तो ये एम्ब्रियो है मान लो. ठीक है, और इसके अलावा क्या बच गया, इसकी वॉल है, फ्रूट वॉल, पेरिकार्प. ठीक है, थोड़ा सा एंडोस्पर्म भी बाकी है, नहीं है पता नहीं, सीड कोट प्रेजेंट है. ठीक है, सब बातें ठीक, लेकिन एक नई चीज हमें दिख रही है यहाँ पर जो है पेरिस्पर्म. तो इफ न्यूसिलस परसिस्ट इन सीड देन इट इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म. ऐसे सीड्स के एग्जाम्पल में आते हैं बीट रूट और ब्लैक पेपर. ये ब्लैक पेपर का डायग्राम है. ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च एंड बीट रूट. ठीक है, सिंपल है ना, बहुत इजी है. चलो, तो ये भी हो गया. यहाँ से हमने देखा जो in some seeds such as black pepper and beet, remnants of nucellus are also persistent. The residual persistent nucellus is called as the perisperm. Okay, so this is all. अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि different floral parts का क्या होता है. जैसे ही सीड बन गया तब अब फ्लावर की कोई ज़रूरत नहीं है ना, तो पत्तों की मतलब पेटल्स की ज़रूरत नहीं है, सेपल्स की ज़रूरत नहीं है, एंड्रोशियम की ज़रूरत नहीं है, गाइनोशियम में सिर्फ ओवरी पोर्शन की रिक्वायरमेंट है क्योंकि वही फ्रूट बना रहा है, बाकी सब खत्म हो जाना चाहिए. तब क्या चीज़ किस में कन्वर्ट होगी, फ्रूट किससे बनेगा, सीड किससे बनेगी, ये सारी चीज़ें हम अब देखते हैं. ठीक है, ओके. सो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम वी कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर. तो यहाँ पर आप सभी लोगों का देखा हुआ है क्योंकि ये प्लांट, राइट, तो ये एक फ्लावर है, ये पी प्लांट का फ्लावर है, और पी प्लांट के फ्लावर में हम देख पा रहे हैं कि ये उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन मतलब कि पिस्टिल या कार्पल है, ये ओवरी है, थैलेमस के ऊपर अटैच्ड, ये थैलेमस था. ठीक है, ये ओवरी, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला पूरा पोर्शन, तो ये स्टाइल हो गया और ये स्टिग्मा हो गया. ऐसा ये पोर्शन दिख रहा है हमें. ठीक है, और ये हमें दिख रहा है ओवरी. ये क्या दिख रहा है हमें, थैलेमस. ये हमें दिख रहा है स्टाइल और ये स्टिग्मा. ठीक है, अब क्या देख रहे हैं अपन, इसी का, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर स्टिग्मा पे लैंड करके पॉलन आ चुके हैं, पॉलन स्टाइल से मूव करके ओवरी के पास जा चुके हैं, ओव्यूल्स को फर्टिलाइज कर चुके हैं. तो अब क्योंकि ये सारे प्रोसेस हो चुके हैं,
तो अब ये ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट है, ये ओव्यूल्स कन्वर्ट हो गए हैं सीड्स में, है ना बच्चों, ये ओव्यूल्स कन्वर्ट हो गए हैं सीड्स में। कभी कभी आप देखते होंगे ओवरी में अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स भी नजर आते हैं, जैसे ये तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स हैं, तो सारे के सारे फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स सीड्स कहला रहे हैं। अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स कैसे दिखते होंगे? तुमने कभी मटर फली खोली है, उसमें कुछ एक छोटे से ऐसे ही ऊपर ऊपर रह जाते हैं दाने जैसे, बहुत छोटे से बारीक, ठीक है, वो अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल रह गया, वो सीड में कन्वर्ट नहीं हो पाया। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स रहेंगे तो प्रॉपर सीड्स नजर आती है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास में सीड फॉर्मेशन। तो हम क्या ये देख पा रहे हैं कि तो ओवरी के जो वॉल है जो कि बल्ज हो रही है, ये ओवरी के जो वॉल है जो कि बल्ज हो रही है, ये कन्वर्ट हो रही है फ्रूट की वॉल में। भाई अभी तुम लोग बोलोगे कि मैम ये तो वेजिटेबल है, फ्रूट थोड़ी ना है ना, पर राइपेंड ओवरी को हमेशा अपन फ्रूट बोलते हैं। अपन सब्जियों की तरह इन्हें खा रहे तो अपन वेजिटेबल बोल देते हैं, ठीक है। अपन इसको फल की तरह खा रहे हो तो अपन फ्रूट बोलते हैं। ओरिजिनली है ये सब फ्रूट ही, ये सब फ्रूट्स हैं क्योंकि ये सब राइपेंड ओवरीज हैं, ठीक है। तो ये राइपेंड ओवरीज हैं, तो ये वेजिटेबल जो कि मैं बोल रही हूँ यहाँ पे फ्रूट है, लेकिन है वेजिटेबल ओरिजिनली और फ्रूट भी, ओके। दोनों बातें समझ में आनी चाहिए आपको। यहाँ पर जो वॉल है इसकी, इस वॉल को अपन बोलते हैं पेरिकार्प। अभी हम लोगों ने जब नारियल वाला पोर्शन पढ़ा था तो मैंने आप लोग को बताया था पेरिकार्प के अंदर भी 3 लेयर्स होती हैं। आउटर मोस्ट होती है एपिकार्प, मिडिल होती है मेसोकार्प, इनर मोस्ट होती है एंडोकार्प। ये सब मिलाकर साथ में क्या कहलाता है? पेरिकार्प। पेरिकार्प कई बार ऐसे गलती से दिमाग में आता है कि एपिकार्प को ही पेरिकार्प बोल दो, ऐसा नहीं है ना, लेकिन ध्यान रखिएगा एपी भी आउटर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है और पेरी भी, पर पेरिकार्प का मतलब है ओवरी की पूरी वॉल, और ओवरी की पूरी वॉल में 3 लेयर्स हैं, एपिकार्प आउटर मोस्ट, मेसोकार्प मिडिल, एंडोकार्प इनर मोस्ट, ठीक है। फिर अंदर सीड्स, ये सब सीड्स हाइलम की मदद, ये सब सीड्स फ्यूनिकल की मदद से अटैच्ड है। कहाँ पर अटैच्ड है? इस हिस्से पे अटैच्ड है, ये प्लेसेंटा है, ये फ्यूनिकल है, ये सीड है, ठीक है। फ्यूनिकल के अटैचमेंट पॉइंट पे सीड जब टूट जाता है तो यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर रह जाता है और वो अटैचमेंट पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम, ठीक है बच्चों। तो आप लोग देखिए, ओवरी बनती है फ्रूट, तब क्या क्या और चीजें क्या बनती है, ठीक है। तो ये प्री फर्टिलाइजेशन था पूरा, स्ट्रक्चर्स, और ये हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं। इस टेबल पे क्वेश्चन आता है बच्चों, इसलिए ध्यान से देखिए इसे। ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में, ओवरी की वॉल बनाती है पेरिकार्प, ठीक है। ओवरी की वॉल बनाती है 3 लेयर वाला पेरिकार्प, ओव्यूल बनाता है सीड, फ्यूनिकल जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर था वो बनाता है सीड का स्टॉक, पहले वो ओव्यूल का स्टॉक था, अब वो सीड का स्टॉक है। हाइलम, हाइलम ही है अभी भी, जो अटैचमेंट साइट है फ्यूनिकल का सीड पर, उसे हम बोलते हैं हाइलम, यहां पर भी हाइलम है। न्यूसेलस खत्म हो जाना चाहिए, पर अगर गलती से बच गया तो बनाता है पेरिस्पर्म, ठीक है, अदरवाइज न्यूसेलस बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाता है। माइक्रोपाइल वो अपर्चर जहां से पॉलन ट्यूब एंटर कर रही थी, माइक्रोपाइल ही कहलाता है बाद में भी, सीड में भी। आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट दोनों कंबाइन होकर अब सीड कोट बना देते हैं। तो ये सारे के सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट, ओव्यूल इनटू सीड, हाइलम इनटू हाइलम, फ्यूनिकल इनटू स्टॉक ऑफ द सीड, ठीक है, आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट इनटू द टेस्टा ऑफ द सीड और सीड कोट वी कैन से, राइट। माइक्रोपाइल विल बी इनटू माइक्रोपाइल इटसेल्फ, ठीक है। So these are some of the things which we are going to see whenever we talk about the seed formation out of the ovule. Okay, ये देखो, ये तुम्हें गुआवा दिख रहा है, ये तुम्हें दिख रहा है मूंगफली, पीनट। ओके, नाउ सी गुआवा के अंदर क्या आप लोगों को ये लेयर, फिर ये मिडिल लेयर्स और फिर ये पूरा इनर लेयर, क्या ये सब के सब चीजें हार्ड नजर आ रही है? तो हम बोलेंगे नो, ये सब सॉफ्ट है, हम खा सकते हैं चबा चबा के इसे,
If these are edible, we can say they are soft, right? Why? Because this pericarp has a fleshy wall. ठीक है, तो जब भी पेरिकार्प फ्लैशी होता है तो फ्रूट भी फ्लैशी होता है, ठीक है। लेकिन पेरिकार्प किसी किसी के में ड्राई होता है, नॉन फ्लैशी, तो फ्रूट वॉल बन जाती है ड्राई। यहाँ पे फ्रूट वॉल कैसी है, फ्लैशी, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल और बता सकते हैं अपन फ्लैशी कौन कौन से होते हैं, तो हमारे माइंड में तो हज़ारों एग्जाम्पल्स, लाइक टमाटो आ जाएगा इसमें फ्लैशी फ्रूट में, ठीक है। वाटरमेलन फ्लैशी फ्रूट है, मैंगो में भी सीड के आसपास फ्लैशी होता है, फ्लैशी फ्रूट है ना, बहुत सारे फ्लैशी है। पोमेग्रेनेट अनार फ्लैशी फ्रूट है, ये सब। ड्राई वाले में क्या आ जाएगा, पीनट आ गया, देन लेग्यूम्स में पल्सेस, लेग्यूम्स, बीन्स, ये सब नॉन फ्लैशी, पी, ग्राउंड नट, दिस आर नॉन फ्लैशी। इसके अंदर जो फ्रूट की वॉल है वो नॉन फ्लैशी होती है, ओके। चलिए, तो ये समझ आया, तो इसको थोड़ा सा थ्योरी रीड करते हैं। इन टेग्यूमेंट्स ऑफ द ओव्यूल हार्डन्स टू फॉर्म प्रोटेक्टिव सीड कोट, जिसे हम लोग बोलते हैं टेस्टा, ठीक है। द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर, मतलब माइक्रोपाइल ही रहेगा। दिस फैसिलिटेट्स द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड। जैसे माइक्रोपाइल में पहले पॉलन ट्यूब की एंट्री अलाउ कर रहा था, वैसे अब माइक्रोपाइल पानी की एंट्री अलाउ करेगा ताकि जर्मिनेट हो सके सीड, ठीक है, जर्मिनेशन में हेल्प मिले। एज द सीड मैच्योर्स इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड द सीड बिकम्स रिलेटिवली ड्राई। ये तो होता ही है बच्चों, हमने एकदम फ्रेश पीनट लिया, मूंगफली मार्केट में मिलती खरीदते हैं, तो थोड़ी सॉफ्ट होता है कवर उसका, सीड भी नरम नरम होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आपने ड्राइड मूंगफली या ग्राउंडनट लिया मार्केट से जाके, पीनट्स लिया, तो इट विल बी ड्राइड आउट। दैट मीन्स सीड्स जो हैं जब बनते हैं उसके बाद में वाटर लूज करते हैं, 10 से 15% के आसपास पानी या मॉइस्चर को वो लूज करके बन जाते हैं ड्राई। ड्राई क्यों बन जाते हैं, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं हो। अगर वो मॉइस्चर रिच रहेंगे तो उस पर फंगस अटैक करेगी, बैक्टीरिया अटैक करेगा, उसे खराब कर देगा। जैसे ही वो सीड्स ड्राई हो जाते हैं वैसे ही वो अटैक से बच जाते हैं, एंड अटैक से बच जाते हैं, जर्मिनेट करते हैं, तो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन वो कर सकते हैं। तो द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो विल बी स्लोइंग डाउन, ड्राई हो जाएंगे, थोड़ी देर डॉर्मेंसी में चले जाएंगे। डॉर्मेंसी मतलब स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। अभी आपने सीड लिया, डॉर्मेंट हो गया है वो, अब जब उसको लगेगा कि फेवरेबल कंडीशंस है, आसपास में पानी बराबर है, सॉइल अच्छी है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बढ़िया है, तब वो जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बनाएगा, ठीक है। सो मे एंटर स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड एज डॉर्मेंसी, और इफ फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल इट विल बी लाइक एडिक्वेट मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, सूटेबल टेम्परेचर है, तो वो जर्मिनेट कर जाएगी। क्वेश्चन क्या क्या आता है कि माइक्रोपाइल जो है क्या वो वैसे के वैसे रहते हैं जैसे ओव्यूल में था वैसे सीड में है, तो हम बोलेंगे यस। माइक्रोपाइल किस चीज की एंट्री अलाउ करता है, ऑक्सीजन एंड वाटर की, ताकि सीड जर्मिनेट हो सके। सीड डॉर्मेंसी में एंटर क्यों करती है, क्योंकि वो रिलेटिवली ड्राई हो जाती है, 10 to 15% ड्राई हो जाती है वाटर लूज करके, और उसके बाद में उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है एम्ब्रियो की, तब जब तक उसको प्रॉपर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, वाटर, मॉइस्चर, वी कैन से सॉइल, प्रॉपर ऑक्सीजन, ये सब नहीं मिलता, तब तक वो जर्मिनेट नहीं करती, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीड। एज ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, ठीक है। The transformation of ovules into seed and ovary into fruit proceeds simultaneously. जब ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है तभी ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में चल रही प्रोसेस, ठीक है। The wall of the ovary develops into the wall of fruit called as pericarp, जो कि अभी हमने देखा। पेरिकार्प में the fruits may be fleshy, जैसे कि गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, और ड्राई as in groundnut, mustard. Many fruits have evolved mechanisms for dispersal of seeds. देखिए आपने मैकेनिज्म्स ऑफ डिस्पर्सल, जैसे कि फ्रूट्स, फ्रूटी स्मेल, शुगर रिचनेस, ये सब देते हैं, ठीक है, मीठे होते हैं अक्सर फल मोस्टली,
तो आपने देखा होगा कि उन फलों के आसपास में जाके एनिमल्स बैठते हैं, जैसे कि पैरेट गुआवा खाता है, तो पैरेट गुआवा खाता है, आपने देखा है? कभी पूरा गुआवा नहीं खाता है, आधा खा के फेंक देता है उसको। पैरेट नेवर ईट्स कंप्लीट गुआवा। व्हाई? दिस इज अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल, अडेप्टेशन वी कैन से, ठीक है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, गुआवा बनाते हैं, थोड़ा बहुत गुआवा पैरेट खाता है, फिर उससे गुआवा खाया नहीं जाता क्योंकि वो थक जाते हैं खाते खाते, उसको ऐसे छोड़ देते हैं, थोड़ी बार दूसरे गुआवा पे पहुंच जाते हैं, तो सीड्स एक्सपोज हो जाते हैं एनवायरनमेंट पे। अब वो गुआवा गिर गया मान लो ज़मीन में, तब सीड्स जो है वो एटमॉस्फेयर में मतलब सॉइल के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, फिर कुछ सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे अगर, तो नया गुआवा प्लांट बना देंगे, लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरीके से सीड डिस्पर्सल के मैकेनिज्म्स हैं, सीड्स गिर जाते हैं नीचे ताकि वो वापस से कोई नया प्लांट बना सके। और भी सीड डिस्पर्सल के मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे कि कई सारे तो फ्रूट की वॉल ही क्रैक हो जाती है, लाइक ग्राउंड नट है, तो ग्राउंड नट जान करके इतना क्रंची उसका वो है आउटर लेयर पेरिकार्प, क्यों? क्योंकि ऐसा, क्योंकि वो ग्राउंड नट जमीन में उगता है, कोई भी चल के जाएगा तो ग्राउंड नट के जो सीड कोट्स हैं वो टूट जाएंगे, ठीक है, और इसके कारण से वो सीड्स डिस्पर्स हो जाएंगे एनवायरनमेंट में, सॉइल के अंदर, और फिर नया ग्राउंड नट का प्लांट बन सकता है उससे। तो दिस इज हाउ लाइक सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म्स आर associated with almost every plant. They have different mechanisms for their seed dispersal, liberation of seeds, ठीक है। Now अब ये पूछ रहा है हमसे एक क्वेश्चन, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी एंड द नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट इन अ फ्रूट? वी विल बी सेइंग यस, ठीक है। वी कैन से इफ ऑल द ओव्यूल्स ऑफ ए flower, we can say inside the ovary, are fertilized, then there will be the number of seeds exactly as same as the number of ovules. But if all the ovules are not fertilized, then the seeds number will be variable, ठीक है। So it depends upon fertilization is taking place or not, ovules and seeds number will be equal or variable. अब आते हैं अपन टाइप्स ऑफ फ्रूट के ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि हमने बोला पेरिकार्प बनता है, फ्रूट का वॉल है ना, सीड बना लेता है, ओव्यूल से सीड बन जाता है। फ्रूट्स के टाइप क्या है? तो ये एक फ्रूट है, इस फ्रूट को हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट, इसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, इसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट when ovary develops into fruit, तब वो फ्रूट होता है ट्रू फ्रूट। जैसे कि मैंगो, जब भी ओवरी से फ्रूट बन रहा है डेवलप होके, ओवरी फ्लैश होके फ्रूट बना रही है, फ्लैशी होके, थिकन होके, राइपन होके, तो वो फ्रूट कहलाता है ट्रू फ्रूट। पर अगर फ्लावर के, जैसे हमने कहा था सारे प्लांट के फ्लावर के पार्ट्स गिर जाते हैं, फ्लावर के पेटल्स गिर जाते हैं, सेपल्स गिर जाते हैं, सब गिर जाता है, सिर्फ ओवरी बचता है, मैंने बताया था। वैसे अगर ओवरी के साथ में कोई और भी फ्लोरल पार्ट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं फ्रूट बनाने में, तो हम ऐसे फ्रूट को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, क्योंकि ट्रू फ्रूट वो है जो सिर्फ ओवरी से डेवलप होता है। ओवरी के अलावा अगर उसने किसी का भी और कंट्रीब्यूशन लिया फ्रूट बनाने के लिए, तो हम फ्रूट को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। तो एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि along with ovary, if any other floral part contributes in fruit formation, then it is called as a false fruit, ठीक है। तो ये जो एप्पल है ना, इसमें एप्पल में कौन कंट्रीब्यूट करता है, यहाँ लिखते हैं अपन एप्पल, थैलेमस along with ovary forms fruit। तो थैलेमस के कंट्रीब्यूशन के कारण से एप्पल एक फॉल्स फ्रूट हो गया। अगर सिर्फ ओवरी कंट्रीब्यूट करती तो एप्पल भी ट्रू फ्रूट होता, पर ओवरी के साथ थैलेमस ने भी कंट्रीब्यूट करा एप्पल बनाने के लिए, तो एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है। फिर आते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। सारे फ्रूट्स और सीड्स जो हम बात कर रहे हैं, ये सब हमने एंजियोस्पर्म्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पोर्शन में पढ़ा,
पर मान लो अगर ऐसा हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होने के बिना ही फ्रूट बन जाए, तो हम ऐसे फ्रूट को बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, it will be called as parthenocarpic fruit. तो fruit development without fertilization is called as parthenocarpic fruit. Okay? इसमें seeds नहीं होते हैं, और अगर आप किसी फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक बनाना चाहते हैं तो उस पर ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन लगा देते हैं लोग, तो उसमें सीड्स नहीं बनते। तो आजकल अधिकतर फ्रूट्स में ऐसा करा जा रहा है कि ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन लगा देते हैं पार्थेनोकार्पिक बनाने के लिए उनको, ताकि वो सीडलेस फ्रूट्स रहें। ठीक है, सो दिस इज how the fruits of different types we have seen. Now अपन ने जो पढ़ा उसका थ्योरी देखते हैं। In most plants, by the time the fruit develops from the ovary, other floral parts degenerate and falls off. However, in few species like apple, strawberry, cashew, etc. क्या क्या दिए एग्जाम्पल्स फॉल्स फ्रूट के? एप्पल दिए, स्ट्रॉबेरी दिए, कैश्यू दिए। Thalamus also contributes to fruit formation. Such fruits are called as false fruits. Most fruits develops only from the ovary, called as true fruits. Although in most of these species fruits are the result of fertilization, there are few species in which fruits develop without fertilization. ठीक है, such fruits are called as parthenocarpic fruits. Bananas are one such example. Parthenocarpy can be induced, मतलब कोई नेचुरली अगर पार्थेनोकार्पिक नहीं है, उस फ्रूट को मुझे पार्थेनोकार्पिक सीडलेस बनाना है, तो हाउ कैन इट बी इंड्यूस्ड? बाय द एप्लीकेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स दीज फ्रूट्स कैन बी मेड पार्थेनोकार्पिक आर्टिफिशियली एंड दे कैन बी सीडलेस देन। ठीक है, फिर वो सीडलेस हो जाते हैं, सीड्स नहीं रहते उनमें। ओके, चलिए अब सीड्स के एडवांटेज क्या क्या? भाई किसी भी फ्रूट के अंदर सीड है तो उसका क्या फायदा है? तो पहला फायदा तो ये है कि सीड जो है वो न्यू प्लांट बनाने में हेल्प करेगा। क्वाइट ऑब्वियस, दिस इज द मोस्ट एडवांटेजेस बेनिफिट, बट वी कैन से सीड्स आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो इनसाइड। ठीक है, तो सीड्स आर प्रोटेक्टिंग इन नेचर। सीड्स may have endosperms inside some of the seeds, so seeds may provide nourishment to the growing embryo. ठीक है, so these can be some of the benefits or advantages of the, we can say, seeds. तो एडवांटेजेस, फर्स्टली सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस लाइक पॉलिनेशन, एक बात यह है कि सीड्स मतलब पॉलिनेशन जब हम बात करते हैं तो पॉलिनेशन में एयर हेल्प कर रही थी, विंड मतलब विंड या एयर, इंसेक्ट्स हेल्प करते, कुछ प्लांट्स के पॉलिनेशन में हमने देखा था कि वाटर भी हेल्प कर रहा था, पर जनरली मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में वाटर हेल्प नहीं कर रहा था। ठीक है, तो पॉलिनेशन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, फर्टिलाइजेशन में हमें पानी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। ठीक है, तो ना पॉलिनेशन में जरूरत पड़ी ना फर्टिलाइजेशन में जरूरत पड़ी पानी की, परंतु सीड के जर्मिनेशन के लिए पानी चाहिए होता है। ठीक है, तो फर्स्टली सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल, इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द वाटर। ऑल्सो सीड्स हैव बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट्स। कई सारे सीड्स अलग अलग हैबिटेट में जाने के लिए कुछ अलग अलग उनके प्लांट्स ने स्ट्रेटजीज डेवलप किए होते हैं, जैसे कि यहाँ से लेके कोई इंसेक्ट उसको वहाँ छोड़ दे, है ना, या सीड्स को उठा के बर्ड्स उड़ जाएं कहीं और छोड़ के आ जाएं, लाइक दैट। तो बहुत सारे तरीकों से सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। कई सारे सीड्स के ऊपर ऐसे फेदर्स लगे हुए, मतलब ऐसे विंग मतलब कैसे समझाऊं मैं, उड़ने वाला टाइप का फेदर टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसके कारण से सीड उड़ जाता है, उड़ के कहीं और लिबरेट हो जाता है। आपने देखे होंगे ऐसे सीड्स बहुत सारे। ठीक है, सो as they have sufficient food reserves, young seedlings nourishes until they are capable of photosynthesis on their own. The hard seed coat provides protection. Being products of sexual reproduction, they generate new genetic combinations. मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में अपन इसको लिखें अगर, तो हम क्या लिखेंगे एडवांटेज ऑफ सीड्स में? पहला एडवांटेज वी कैन राइट सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन
then cotyledons provide nutrition as well as serves as photosynthetic organ before true leaf forms. Then we can say seeds helps in dispersal. ठीक है, वेरियसली अडेप्टेड हो सकती हैं ये सीड्स, है ना, नॉट नेसेसरी के सारे सीड्स डिस्पर्सल में हेल्प करेंगे, अपने आप नहीं करेंगे, कई सारे कर भी सकते हैं जैसे उड़ने वाले सीड्स हो। ठीक है, इसके बाद में वी कैन से दैट सीड्स प्रोटेक्शन हो गया। ठीक है, एंडोस्पर्मिक सीड्स also helps in germination. ठीक है, helping the plant to grow. Okay, so these could be certain advantages of the seeds. ठीक है, also the seeds, since they are the product of sexual reproduction, since seeds are product of सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या हेल्प करेंगे वो? दे विल बी हेल्पिंग इन वेरिएशंस एंड देयर बाय वी कैन से इनडायरेक्टली इवोल्यूशन में भी हेल्प करेंगे, इवोल्यूशनरी एडवांटेज देंगे वो प्लांट को, सीड्स, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि हमें सीड्स के रिस्पेक्ट में दे रखी है एनसीईआरटी ने। देखिए ये प्लांट दिख रहा है हमें। ठीक है, एक इस प्लांट के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन देखनी है, एक ये प्लांट, यहाँ पर भी हमें सीड्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, कहाँ गया है ना। तो अब इन प्लांट्स के बारे में अपन जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है सीड्स के बारे में वो सारी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चालू करते हैं। तो ये जो प्लांट है, इस प्लांट का नाम लिखते हैं मैं यहाँ पर, इसका नाम है ल्यूपिनस आर्क्टिकस। आर्क्टिकस, आर्क्टिकस, ल्यूपिनस आर्क्टिकस। ये प्लांट के सीड्स के रिस्पेक्ट में हम क्या बात करें? वाइबिलिटी की। तो जैसे आप लोगों को याद हो कि पॉलन की वाइबिलिटी क्या थी, तो मैंने कहा था कि पॉलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी वेरिएबल होती है। कुछ पॉलन ग्रेन्स को आधे घंटे में ही लैंड करना पड़ता है स्टिग्मा पे अगर उन्हें जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बनानी है और अपने जो मेल गैमीट्स हैं वो एग सेल तक पहुंचाने हैं, तो राइट। लेकिन कुछ पॉलन ग्रेन्स की हमने वाइबिलिटी देखी थी कि बहुत लंबे समय तक, महीनों महीनों तक वाइबल रह सकते हैं, जैसे कि रोज एसी के, लिली एसी के। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर सीड्स की वाइबिलिटी, तो एक बीज बना दिया एक फल ने, उस बीज को मैं कभी भी पानी, मतलब मिट्टी वगैरह, पानी वगैरह, O2 वगैरह प्रॉपर दूं तो वो उग जाएगा पौधे में, ऐसा है क्या? उसका एम्ब्रियो हमेशा ही जिंदा रहता है? नॉट लाइक दैट। सीड्स की वाइबिलिटी भी फिक्स रहती है। ठीक है, तो जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, इन सब के वाइबल टाइम पीरियड होता है। उस वाइबल टाइम पीरियड के बियॉन्ड अगर आप इसको उगाने की ट्राई करेंगे तो ये उगेंगे नहीं, बिकॉज इनके एम्ब्रियोज जो हैं वो मर चुके होते हैं फिर तब तक। ठीक है, तो सीड्स का भी एक सर्टेन गिवन लाइफ स्पैन या लाइफ टाइम होता है, लेकिन कुछ सीड्स के एकदम बहुत ही डिफरेंट लाइफ स्पैन हमें देखने मिले, बहुत ही लॉन्ग वाइबल पीरियड्स हमें देखने मिले। तो उनके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल है ल्यूपिनस आर्क्टिकस नाम के प्लांट के सीड का। ये प्लांट के फ्लावर जैसे दिखते हैं, ये सीड जैसे दिखते हैं। ऐसे कुछ सीड्स हमें मिले जो कि 10,000 साल पुराने बीज हैं। ठीक है, आर्कटिक केव्स में से मिले 10,000 साल पुराने सीड्स आज भी उगाए गए तो वाइबल निकले, मतलब उग गए और पौधे बन गए उससे। तो सोचो कितना वाइबल इसका नेचर है, इसका एंडोस्पर्म ने कितने समय तक इसको न्यूट्रिशन दिया,
या इसका एम्ब्रियो ने अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कितने लॉन्ग टाइम तक सबसाइड करके रखा कि जैसे ही इसे फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला और ये वापस से ग्रो कर गया। तो ऐसे 10,000 साल पुराने सीड्स ल्यूपिनस आर्क्टिकस के उग गए। ऐसे हम इसका देखते हैं, ये प्लांट है, आप लोगों ने सबने खाया होगा, खजूर बोलते हैं ऐसे हम लोग। फीनिक्स, फीनिक्स नाम ही रखा है, राइज फ्रॉम द एशेस, है ना, मतलब कि मान रहे थे मर गया है पर फिर भी उग गया उसमें से नया, ऐसा कुछ। सो डैक्टिलीफेरा, फीनिक्स आप सबने देखा होगा ना, फीनिक्स एक बर्ड रहता है, ठीक है। तो ये फीनिक्स, यहाँ पर जितने भी पॉटर हेड्स हैं उनको तो फीनिक्स मालूम ही होगा, आई होप। तो फीनिक्स की बात करते हैं, डैक्टिलीफेरा जो है ये खजूर के बीज 2000 साल पुराने किंग हेरोड के पैलेस से मिले और इसको भी उगाया तो इससे खजूर का पौधा उग गया। सो लाइक इट्स ऑल्सो हैविंग अ वेरी लॉन्ग वाइबल टाइम पीरियड, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सीड्स, और सीड्स आर या सीड इज, जो भी बात है, सीड इज द बेसिस ऑफ अवर एग्रीकल्चर। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ द मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ द सीड्स विच कैन बी यूज्ड एज अ फूड थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो टू रेज द क्रॉप्स इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। मतलब सीड्स प्रॉपरली डिहाइड्रेट होने ज़रूरी है। अगर गेहूँ सूखेगा नहीं तो आप खाएंगे क्या, चपाती कैसे खाएंगे? राइस सूखेगा नहीं तो हाउ विल बी ईटिंग राइस? पल्सेस सूखेंगे नहीं, हाउ विल बी ईटिंग दाल? दिस आर ऑल द गिफ्ट्स फ्रॉम द मदर नेचर गिवन टू अस फॉर ईटिंग, ठीक है। हर प्लांट बहुत सारे सीड्स बनाता है ताकि जो उसका जनरेशन भी चलता रहे एंड ह्यूमन रेस को फूड भी मिलता रहे, एनिमल्स को फूड मिलता रहे, ठीक है। सो प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, वी ऑल नो, ठीक है। तो ये बात है कि थ्रू आउट द ईयर वो रहे सक्षम, वाइबल रहे, जिंदा रहे, इसके लिए सीड्स का ड्राई होना, डिहाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड्स? क्या बीज नहीं हो तो एग्रीकल्चर हो सकता है? जनरली कुछ प्लांट्स में हम ऐसे देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड से हो सकता है, पर मेजॉरिटी प्लांट्स में हम सीड्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं आज भी, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव after they are dispersed? This period again varies greatly. In few species the seeds lose viability within few months. कुछ महीनों में खराब हो जाते हैं. Seeds of large number of species lives for several years. Some seeds can remain alive for hundreds of years. There are several records of very old yet viable seeds. Oldest of that is a lupine, Lupinus arcticus, excavated from Arctic tundra, ठीक है, रीजन से. And this seed germinated and flowered after an estimated time period of 10,000 years. 10,000 साल बाद भी इसने अपनी डोरमेंसी ब्रेक करके viability शो करी. A recent record of 2,000 years old viable seed is of a date palm, Phoenix dactylifera, discovered during the archaeological excavation at King Herod's palace near the Dead Sea. ठीक है, तो ये दो डिफरेंट टाइप के सीड्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मालूम पड़ी, ओके। चलिए अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कितने सीड्स बनते हैं एक पौधे में, एक ओवरी में कितने सीड्स बनते हैं। बहुत सारे भी बन सकते हैं, बहुत कम भी बन सकते हैं। बहुत सारे के एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए है कुकुरबिटा, खीरा, बहुत बीज होते हैं, ठीक है। देन तरबूज, बहुत बीज, पपाया, बहुत सारे बीज, मैंगो, एक ही बीज, है ना। वीट, एक एक बीज एक एक में निकलते हैं। देन कॉर्न, बहुत सारे बीज क्योंकि बड़ी इन्फ्लोरेसेंस होती है। तो ऐसे सीड्स का नंबर वेरिएबल हो सकता है, लेकिन आप ये देखेंगे ये एक ऑर्किड है और इसमें कितने सीड्स निकलते हैं अपन काउंट भी नहीं कर पाते, न्यूमरस सीड्स। ये सब छोटे छोटे बीज हैं बच्चों, ये हर एक छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये सब बीज हैं, सीड्स ही सीड्स हैं। इसमें कितने सीड्स हैं? इसमें बहुत ही सारे सीड्स हैं, ठीक है। तो सीड्स का नंबर विल बी हाईली वेरिएबल। ऑर्किड में बहुत सारे सीड्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सीड्स प्रेजेंट इन वन ऑर्किड वी कैन से। अच्छा, कुछ सीड्स और थाउजेंड्स में होते हैं नंबर वाइज बहुत सारे। कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जो कि पैरासाइटिक बिहेवियर शो करते हैं, होस्ट प्लांट के साथ में न्यूट्रिशन लेके और ग्रो कर जाना। ऐसे भी सीड्स हैं जो कि एनिमल्स या प्लांट्स की तरह, जैसे कि कस्क्यूटा होता है तो वो दूसरे पौधे पे चलता है, अमरबेल। वैसे बीज भी ऐसे होते हैं कई सारे जो कि किसी दूसरे पौधे के रूट पे चिपक जाते हैं जाके और वहां से न्यूट्रिशन लेके पौधा बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताती हूँ आप लोगों को मैं। तो ये है हमारा औरोबैंके सीड, देखो ये दिख रहा है, ये औरोबैंके का प्लांट है।
ऑरोबैंके का प्लांट है और ये ऑरोबैंके के सीड्स हैं। आप देखेंगे ये सीड्स क्या कर रहे हैं, देखिए ये सभी सीड्स जो हैं इसमें से सीड्स जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होके जो ये जाकर इस पे रूट पे लग गए किसी के, वहाँ से न्यूट्रिशन ले रहे हैं और उसी के रूट के बलबूते पे ये उग गए एक पौधा बना के, और देखो नया पौधा बना लिया पूरा। ऑरोबैंके ये होस्ट प्लांट है और ये पैरासाइटिक सीड्स हैं। सीड्स भी पैरासाइटिक हो सकता है। ऑरोबैंके एक पैरासाइटिक सीड है जो कि होस्ट प्लांट से ऐसे न्यूट्रिशन लेती है। एक और देखते हैं स्ट्रिगा। तो स्ट्रिगा की जो सीड्स है, ये स्ट्रिगा का सीड है, ये भी न्यूट्रिशन ले रहा है, अपने रेडिकल से रूट डेवलप करता है, न्यूट्रिशन लेता है किसी होस्ट प्लांट से, जैसे कि कॉर्न से ले लिया, फिर स्ट्रिगा डेवलप करता है और होस्ट प्लांट को सुखा देता है। ठीक है, तो हाउ मीन सीड्स। सो पैरासाइटिक सीड्स भी एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर सीड्स न्यूट्रिशन ले लेते हैं किसी पौधे से, अपने आप को ग्रो करते हैं, डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, और होस्ट प्लांट सूख जाता है उनके कारण से। सो ऐसे सीड्स अगर कहीं क्रॉप फील्ड में उग जाए तो क्या करेंगे, वो सारे क्रॉप्स को नष्ट कर देंगे। ठीक है, इन्हें हम अनचाहे पौधे मान सकते हैं, डेफिनेटली इन्हें हम वीड्स का नाम देंगे, दे आर वीड्स। सो स्ट्रिगा इज अ वीड, ऑरोबैंके इज अ वीड। ओके, अच्छा अब इनसे एकदम अलग बात, बीज का नंबर की बात करें तो हम लोग एक बात करके समझते हैं कि मान लो आप सबने कभी ना कभी अंजीर जरूर खाया होगा, फाइकस। ठीक है, तो ये एक अंजीर है ना, तोड़ के देखते हैं तो कितने सारे बीज निकलते हैं। ठीक है बच्चों, आपको पता है अंजीर का पेड़ होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़े पेड़ के ऊपर इतने सारे अंजीर उग रहे होते हैं। कितने सारे हैं, बहुत ही सारे हैं। हर एक अंजीर में हजार हजार सीड्स दिख रही हैं अप्रोक्सीमेटली। एक पेड़ पे कितने सीड्स लगते होंगे, मतलब कि एक प्लांट अपने लाइफ टाइम में कितने सारे ऑफस्प्रिंग्स बना सकता है, बहुत सारे। ठीक है, तो कितना बड़ा बायोम में डेवलप कर पा रहे हैं। एक तरबूज, उसमें कितने बीज, हर बीज से एक नया तरबूज का पौधा उग सकता है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, द सीड कैरिंग प्लांट्स वी कैन से। So now we are talking about the last concept of this particular chapter and यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं एपोमिक्सिस क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है। दो बहुत छोटे टॉपिक्स हमारे सामने पड़े हुए हैं जिन्हें हमें समझना है। तो बच्चों, आप लोगों ने कई सारे ऐसे सीड्स देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो मैं आपको बताती हूँ क्या करना। आप एक ऑरेंज छीलना, उसमें एक जो स्लाइस आती है ऑरेंज की, उसमें बीज निकालना, वन सिंगल सीड। ओके, उस सीड को तोड़ने की ट्राई करना बच्चों। तोड़ने के बाद में आपको दिखेंगे छोटे छोटे 1 2 3 ओव्यूल्स, 1 2 3 एम्ब्रियोस, छोटे छोटे 3 एम्ब्रियोस आपको नजर आएंगे उसमें, 4 कभी 2, मल्टीपल एम्ब्रियोस। तो एक सीड कोट में तो एक ही एम्ब्रियो होना चाहिए। मल्टीपल एम्ब्रियोस, इसका मतलब यहां पर बात हो रही है पॉलीएम्ब्रियोनी की। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि कई बार ऐसा होता है बच्चों कि एक सिंगल सीड के अंदर ही, एक ही बीज में मल्टीपल एम्ब्रियोस की प्रेजेंस होती है। तो एक पौधा, 2 पौधा, 3 पौधा, एक बीज में से 3 3 4 4 पौधे निकल रहे हो, तो हम इस फिनोमेना को बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, हम इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी। अच्छा, एपोमिक्सिस क्या होता है ये भी समझते हैं, ये भी बहुत सिंपल सी बात है। और पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, देखिए एपो वर्ड का मतलब होता है विदाउट, ठीक है, मिक्सिंग, एपोमिक्सिस, इट्स अ ग्रीक वर्ड विच मेंशंस विदाउट मिक्सिंग। ठीक है, सो विदाउट मिक्सिंग क्या चीज, गैमीट्स। ठीक है, इफ देयर इज सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन देन इट इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं सीड फॉर्मेशन without mixing of gametes, or we can simply say it as seed formation without fertilization। तो एक टर्म हमारे सामने एपोमिक्सिस था, ये क्लियर हो गया। और एक टर्म हमारे सामने आती है पॉलीएम्ब्रियोनी। तो पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है,
when more than one embryos are present in one seed, तो हम इसे बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। तो एपोमिक्सिस समझ में आया, पॉली एम्ब्रियोनी समझ में आया। समझ में अगर आ गया है तो हम इसको थोड़ा सा एनसीईआरटी की लैंग्वेज रीडिंग मारेंगे, ठीक है, तो थोड़ा बेटर क्लैरिटी आती है। एनसीईआरटी थोड़ा सा टिपिकल कर देती है इस पोर्शन को, क्योंकि उसने क्लियर वर्जन नहीं दिया बच्चों को और समझा दिया पूरा, तो हम इसको थोड़ा समझते हैं बेटर तरीके से। आपको मैं पूरा एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स दूंगी ताकि ये पैराग्राफ में प्रॉब्लम नहीं आए किसी को भी, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, हमने पूरे चैप्टर पढ़ लिया है। इट वुड बी वर्थ अटेम्प्टिंग टू कॉम्प्रिहेंड द इनॉर्मस रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ सम फ्लावरिंग प्लांट्स बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको पूरा चैप्टर मैंने क्योंकि पढ़ा दिया है, तो आपको ये क्वेश्चंस के आंसर मेरे को बताने आने चाहिए, है ना। नहीं आते हैं तो ढंग से नहीं पढ़ा, इसका मतलब आपने। हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो सैक, एक एम्ब्रियो सैक में कितने एग्स होते हैं, सोचो। एक ही होता है, 3 एंटीपोडल्स थे, 2 सिनर्जिड, 1 एग सेल, 2 पोलर न्यूक्लियर, ठीक है, तो 1 एग सेल, इसका आंसर 1 हो गया। हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक्स आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल, एक ओव्यूल में कितने एम्ब्रियो सैक होते हैं, एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है, तो ये भी 1 हो जाएगा। हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन ओवरी, एक ओवरी में कितने ओव्यूल्स हो सकते हैं, ये तो मल्टीपल भी हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकता है, इट विल बी वेरिएबल, ठीक है। हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन अ टिपिकल फ्लावर, एक फ्लावर में कितने ओवरीज हो सकते हैं, इट कुड बी वेरिएबल अगेन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारा फ्लावर जो है वो अपोकार्पस है ना, और सिनकार्पस है, तो दोनों केसेस में डिफरेंट बात तो होती है। तो सिनकार्पस वाले में मल्टीपल ओवरीज फ्यूज हो जाती हैं आपस में, तो इट कुड बी मल्टीपल ओवरीज ऑल्सो, ठीक है। इन अ टिपिकल फ्लावर इट कुड बी 1 सिंगल ओवरी ऑल्सो। एंड हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन अ ट्री, ये क्वेश्चन का आंसर अपन नहीं देंगे बिकॉज हम नहीं जानते किस पौधे के बारे में बात हो रही है। एंड सो ऑन। कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स इन विच फ्रूट कंटेन्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, डेफिनेटली ऑर्किड्स हमने अभी देखे। ऑर्किड फ्रूट्स आर वन सच कैटेगरी एंड ईच फ्रूट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स। Similar is the case in the fruit of some parasitic species like Orobankia and Striga, जो अपन ने अभी देखी। Have you seen a tiny seed of ficus? ये भी हमने देखा अंजीर के बारे में। How large is the tree of ficus developed from the tiny seed and how many billions of seeds each ficus tree will be producing? Each ficus tree can produce billions of seeds, ठीक है। Can you imagine any other example where there is a tiny structure, ठीक है, which can produce such large biomass over the year? तो we have already seen the example of papaya and watermelon here. Okay, all those seeds in general are the products of fertilization. अब यहाँ बता रही apomixis के बारे में। A few flowering plants such as some species of asteraceae and grasses, कुछ monocot plants में जैसे कि asteraceae हो गया या grasses हो गई, have evolved special mechanism to produce seeds without fertilization called as apomixis. What is the fruit production without fertilization called as? ये तो आपको याद है, ये तो पार्थेनोकार्पी था। बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनते हैं तो पार्थेनोकार्पी बोलते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनता है तो एपोमिक्सिस बोलते हैं। Thus apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. There are several ways of development of apomictic seeds. In some species, the diploid egg cell is formed without reduction division and develops into the embryo without fertilization, ठीक है। कई सारे तरीके होते हैं एपोमिक्टिक सीड्स बनाने के लिए, जैसे कि एक तरीका इन्होंने बताया है कि डिप्लॉइड एग सेल रिडक्शन के बिना बन जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि मेगास्पोर मदर सेल याद है आप लोगों को, जो न्यूसेलस के इनर साइड पे प्रेजेंट थे मेगास्पोर मदर सेल्स, जिन्होंने डिवाइड करके मेगास्पोर्स बनाए, फंक्शनल मेगास्पोर्स बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस 1 अंडरगो करते हैं, तो बनाता है डायड ऑफ मेगास्पोर। फिर मियोसिस 2 अंडरगो करता है, तो बनाता है टेट्राड ऑफ मेगास्पोर, जिसमें कि हमने कहा था कि सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर प्रेजेंट होता है। मतलब ये मेगास्पोर मदर सेल है अगर, तो यहाँ पर बनेगा डायड मेगास्पोर का
और यहाँ बनेगा टेट्राड। लेकिन हम सब जानते हैं कि इसमें से सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बच जाता है, बाकी के 3 जो है वो खत्म हो जाते हैं मेगास्पोर्स। ठीक है, ये सारी बात है। तो यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन हुआ था। ये डिप्लॉइड सेल था, इससे हैप्लॉइड सेल्स बने थे, और हैप्लॉइड सेल्स से मियोसिस 2 से भी हैप्लॉइड सेल्स बने। मतलब कि हमारा जो एग सेल बना था फाइनली, या फंक्शनल मेगास्पोर बना था, ये एक हैप्लॉइड सेल था, एन था ये। ठीक है, मान लो कि मियोसिस ही नहीं होता और डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल से एक डिप्लॉइड ही स्ट्रक्चर एग सेल बन जाता, तो इतनी मशक्कत के बाद में हमने देखा था कि मेगास्पोर मदर सेल जो है वो बना रहा था मेगास्पोर, और ये हैप्लॉइड था। पॉलन मदर सेल बना रहा था माइक्रोस्पोर्स या पॉलन, और ये हैप्लॉइड थे। और ये सब कहानी के बाद में पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है और बहुत सारी चीजें होने के बाद में फाइनली हमारे पास में बनता क्या है? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनते हैं और एक डिप्लॉइड जाइगोट बनते है ना। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है और एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। ठीक है, याद है बच्चों ये सारी बात? ये 3n था और ये 2n था। डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल से अगर डायरेक्टली बन जाए डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये तो 2n था ही ना, क्योंकि ऑलरेडी डायरेक्टली डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाए, कोई मियोसिस नहीं, नो रिडक्शन डिवीजन, और यही बन जाए जाइगोट जैसा। भाई आप इतनी मशक्कत के बाद में डिप्लॉइड जाइगोट बना रहे हो सेक्सुअली, ये एसेक्सुअली बन गया डिप्लॉइड, तो क्या दिक्कत है? हाँ, अगर यही जाइगोट ही बन जाए, मेगास्पोर मदर सेल खुद ही जाइगोट में कन्वर्ट हो जाए डायरेक्टली बिना किसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के, तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया, ये एपोमिक्टिक सीड बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी बन सकते हैं एपोमिक्टिक सीड्स। तो क्या लिखा है यहाँ पर? इन सम स्पीशीज द एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मोर ऑफन एज इन मेनी साइट्रस एंड मैंगो सीड्स। अब कुछ साइट्रस और मैंगो सीड्स के बारे में बता रहे हैं अपने को ये। Some of the nuclear cells surrounding the embryo sac starts dividing and protruding into the embryo sac, developing into the embryos। मतलब एक एम्ब्रियो सैक में हमने देखा था कि एक ही एग सेल बनता है, तो एक ही जाइगोट बनना चाहिए, पर कई केसेस में क्या होता है, ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, ये नॉर्मल एम्ब्रियो है जो बन रहा है जाइगोट के डेवलपमेंट के कारण से, और हम क्या देख रहे हैं कि आसपास जो सराउंडिंग न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियर सेल्स भी इसमें प्रोट्रूड कर जा रहे हैं। ये देखो एम्ब्रियो सैक में, तो ये क्या हुआ, ये न्यूक्लियर एम्ब्रियोस हो गए। तो एक ही इन टेग्यूमेंट्स के कारण तो एक ही टेस्टा बनता है, मतलब एक ही सीड कोट बनता है। तो एक ही सीड कोट में एक तो नॉर्मल एम्ब्रियो बन रहा है और कई सारे एम्ब्रियोस बन रहे हैं अगर न्यूक्लियर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर के कारण से, तो ये पॉली एम्ब्रियोनी कहलाएगा। ठीक है, मतलब अगर एक सीड कोड में धक्का मार मार के न्यूक्लियर सेल्स आ जा रहे हैं, बोल रहे हैं हम भी एम्ब्रियो हम भी एम्ब्रियो, तो पॉली एम्ब्रियोनी हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर सेल्स अगर एंटर कर जाते हैं एम्ब्रियो सैक में तो पॉली एम्ब्रियोनी रिजल्ट करते हैं। ठीक है, कई बार ऐसे भी होते हैं बच्चों कि एंटीपोडल सेल्स एम्ब्रियो बनाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सिनर्जिड सेल्स एम्ब्रियो बनाते हैं, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। मतलब पर ये सारे एम्ब्रियोज ट्रू एम्ब्रियोज नहीं है ना, ये सब के सब जो है ये कैसे एम्ब्रियोज हैं, काइंड ऑफ वी कैन से एसेक्सुअली फॉर्म्ड स्ट्रक्चर्स, सो दे आर नॉट ट्रू एम्ब्रियोज बट दिस इज पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, सो इन सम वेराइटीज लाइक साइट्रस हमने देखा, तो न्यूक्लियर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट्स डिवाइडिंग प्रोट्रूडिंग इन द एम्ब्रियो सैक and develops into embryos. In such species, each ovule can contain many embryos. Occurrences of more than one embryos in a seed is referred to as polyembryony. Take out some seeds of orange and squeeze them. ये मैंने आप लोग को कहा
कि आप लोग एक ऑरेंज का बीज निकाल के उसको स्क्वीज करके देखना, आपको 3-4 छोटे छोटे टुकड़े नजर आएंगे उसमें से निकलते हुए, और वो सबके सब एम्ब्रियोज हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज व्हाट पॉलीएम्ब्रियोनी इज। तो ये एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज। व्हाट वुड बी जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज? इट विल बी लाइक वी कैन से सिंस दे आर एसेक्सुअल रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स, देयर जेनेटिक नेचर विल बी सेम एज द प्लांट, क्योंकि प्लांट के अंदर कोई पॉलन ग्रेन आके एग सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना के बना रहा होता तो वो अलग बनता, ठीक है, जेनेटिक मिक्सिंग होती वहां पर। यहां पर अगर न्यूसेलस के सेल्स ही अगर एम्ब्रियो बना देंगे तो नो जेनेटिक मिक्सिंग, इट विल बी लाइक सेम एज दैट ऑफ द पेरेंट प्लांट, ठीक है। सो दे कैन बी कॉल्ड एज क्लोन्स। यस, डेफिनेटली वी कैन से देम एज क्लोन्स। अच्छा, अब यहां बात आती है कुछ बहुत अलग से लैंग्वेज में लिखी हुई बात है, मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए बच्चों, मान लो कि किसी फार्मर ने प्लांट में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करके बनाया कोई हाइब्रिड सीड, ठीक है। हाइब्रिड सीड जब भी कोई उगाता है तब जब उससे पौधा बनता है तब ये एक ही बार बीज से बना है। दिस इज वन टाइम प्रोसेस, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि इस पौधे से जो सीड्स निकलेंगे, ठीक है, इसके जो सीड्स निकलेंगे वो सब सीड्स हाइब्रिड सीड्स होंगे, तो उनको अगर हम उगा देंगे, सो देम, जमीन में इसको उगा दिया अपन ने, तो आपको लगता है हाइब्रिड पौधा बन जाएगा? ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाइब्रिड पौधे से बने हुए सीड्स की उतनी वाइटैलिटी नहीं होती जितनी कि आर्टिफिशियली एक बार हाइब्रिडाइजेशन से होती है, ठीक है। पर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पौधा है हाइब्रिड पौधा, वो जितने भी बार बीज बनाए वो सारे बीज से उतना ही परफेक्ट हाइब्रिड पौधा बने जितना कि हमने पहली बार आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करके मेहनत से एक बार हाइब्रिड सीड बनवा के उस स्टॉक से बनवाया था पौधे, ठीक है। तो हाइब्रिड पौधे के लिए हर बार मार्केट से हाइब्रिड सीड लाने पड़ते हैं किसानों को, है ना। जब भी वो चाहते हैं कि हाइब्रिड वीट उगाएं तो हमेशा जाके हाइब्रिड वीट के बीज लाने पड़ते हैं। क्यों भाई, क्यों खरीद रहे हो तुम हाइब्रिड बीज हर बार? तुम्हारे जो गेहूं उगेंगे उस गेहूं जो है तुम्हारे हाइब्रिड है ना, वो पौधे से निकले हुए प्रोडक्ट्स, उनको उगा दो, हाइब्रिड पौधे बन जाएंगे। नहीं नहीं, वेरिएबल बनते हैं, कुछ छोटे पौधे कुछ बड़े पौधे, किसी का वीट अच्छा किसी का वीट खराब। ऐसा फार्मर नहीं चाहता। फार्मर चाहता है कि सारे पौधे जो हैं वो एक जैसे बीज दें, एक जैसे साइज के बीज दें, अच्छी क्वालिटी के बीज दें। हर बार जाएगा, हर बार हाइब्रिड बीज खरीद के लाएगा, हर बार हाइब्रिड बीज उगाता है। सोयाबीन के साथ भी ऐसा है, हर बार मार्केट जाते हैं किसान, सोयाबीन लेके आते हैं, हाइब्रिड सोयाबीन उगाते हैं, फिर पौधे बनते हैं, फसल अच्छी आती है, बीज भी अच्छे बनते हैं, पर वो बीज उसके लायक नहीं है कि दोबारा से उगाए जाएं तो उतने ही अच्छे पौधे आएंगे। ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए कि हाइब्रिड पौधे से जो बीज बने उसको जब किसान उगाएं तो उनको बार बार मार्केट से हाइब्रिड बीज नहीं लेके आने पड़े। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? हम हाइब्रिड बीज लाकर अगर उसमें हम उस पौधे में एपोमिक्सिस करवाने चालू कर दें तो जो सीड बनेगा वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा, और वो सीड बनेगा एग्जैक्टली पेरेंटल प्लांट के जीनोटाइप के जैसा। तो अगर आपने अब वो बीज उगाया तो वही पौधा हो गया जो पेरेंट प्लांट था। तो आप अगर हाइब्रिड सीड्स में एपोमिक्सिस के फिनोमेना को इंड्यूस करवा सकते हैं गलती से, तो ऐसा होगा कि जितने भी प्लांट्स बनेंगे उस एपोमिक्टिक हाइब्रिड सीड से उन सब का कंपोजिशन पेरेंट प्लांट के ऐसा होगा जैसा आप चाहते हैं, क्लोन्स ऑफ ईच अदर, बिकॉज वो सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के देखो, तुमको थोड़ा क्लैरिटी आएगी अब मैं क्या समझाना चाह रही हूँ एनसीईआरटी के हिसाब से। हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। डेफिनेटली हाइब्रिड गेहूं, हाइब्रिड सोयाबीन, हाइब्रिड ये, हाइब्रिड वो, कितना तो अपन हाइब्रिड उगा रहे हैं, ठीक है। कल्टिवेशन ऑफ हाइब्रिड्स हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, और इससे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा आती है। जितना एक बार में किसान
नॉर्मल बीज से उगा पाता है उसका 10 गुना ज़्यादा भी कई बार हाइब्रिड बीज से उसको फल मिल पाता है. One of the problems of hybrids is that hybrid seeds have to be produced every year. हर साल लेकिन कुछ पर्टिकुलर पौधों से रिसर्चर्स, बॉटनिस्ट्स, एग्रीकल्चर वाले लोग हाइब्रिड बीज बनाते हैं, फिर उन बीजों से वापस पौधे उगाते हैं. ठीक है, पौधे से जो बीज आया है ना नॉर्मल वाले, हाइब्रिड पौधे का बीज हाइब्रिड नहीं होता. हाइब्रिड बीज अलग से बनवाए जाते हैं कुछ प्लांट्स से. ठीक है, if the seeds collected from the hybrids are sown, the plants and the progeny will segregate and do not maintain hybrid character. प्लांट सेग्रीगेट अलग अलग हो जाएंगे. अगर आपने हाइब्रिड पौधों के बीज लिए सब प्लांट अलग अलग उगेंगे, कोई भी हाइब्रिड कैरेक्टर नहीं दे पाएगा. प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स बहुत कॉस्टली चीज़ है. हर बार जो बॉटनिस्ट की टीम, साइंटिस्ट की टीम जाके अलग से हाइब्रिड बीज बनाती है ना, फिर हाइब्रिड बीज के साथ मार्केट से खरीदते हैं, बहुत महंगी बात है ये सब. ठीक है, बहुत पैसे लगते हैं इसमें. एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड्स बिकम्स टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स. इफ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्स, there is no segregation of characters in the hybrid progeny, then the farmers can keep on using the hybrid seeds to raise new crop every year and does not have to buy hybrid seeds of every year. मतलब अगर हमने गलती से भी उसमें एपोमिक्सिस की फिनोमेना इंड्यूस करने की कोशिश कर दी हाइब्रिड बीजों में, ठीक है, तो हाइब्रिड बीज में सेम न्यूसेलर कैरेक्टर्स होंगे, सेम जेनेटिक कैरेक्टर्स होंगे पेरेंट जैसे, और उसमें कोई पॉलन ग्रेन के फ्यूजन से प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा है, नॉन फर्टिलाइजेशन मतलब बिना फर्टिलाइजेशन से सीड बन रहा है, तो वो सीड जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम पेरेंटल कैरेक्टर्स देने में सक्षम होगा, सेम हाइब्रिड कैरेक्टर्स देने में सक्षम होगा. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इंपॉर्टेंट ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्रीज, एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन इन मेनी लैबोरेटरीज अराउंड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस एंड ट्रांसफर एपोमिक्टिक जीन्स इनटू हाइब्रिड वेराइटीज. ठीक है बच्चों, कुछ टेक्निक्स आती है जैसे कि क्रिस्पर हो गया, तो इनकी मदद से अपन हाइब्रिड जो हमारे वेराइटीज ऑफ सीड्स हैं इसमें हम एपोमिक्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए ट्राई करते हैं, ताकि क्या हो कि ऑटोमेटिकली वो एपोमिक्सिस शो करे ऐसा. तो एपोमिक्सिस हाइब्रिड सीड्स बना दिए जाए तो वो क्लोन रहेंगे पेरेंट्स के. देयरफॉर हाइब्रिड सीड्स हर बार मार्केट से नहीं खरीदने पड़ेंगे पौधे उगाने के लिए. तो दिस इज हाउ द चैप्टर गेट्स कंप्लीट. तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर आज खत्म होता है बच्चों. इस चैप्टर के अंदर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. नेक्स्ट चैप्टर में चालू करने वाली हूँ आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ठीक है, एंड इफ यू वांट मी टू टीच एनी अदर चैप्टर यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, तो हम वो भी चालू कर सकते हैं. और 12th क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग अश्योर्ड रहिए कि आपको थ्रू आउट द ईयर कंटेंट मिलता रहेगा आपके 12th के लिए, एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ ऑफ वी कैन से सितंबर और अक्टूबर मैं पूरा 12th खत्म कर दूंगी. ठीक है, तो बहुत ही रिलीजियसली, बहुत ही फोकस से और एवरीडे मेरे साथ पढ़ाई करिए. ठीक है, बहुत अच्छे क्वालिटी के लेक्चर्स मैं आप लोग के लिए बना रही हूँ, इसको कोशिश करिए शेयर करने की विथ एज मेनी एज द फ्रेंड्स यू कैन शेयर विथ. ठीक है, प्लीज ट्राई टू शेयर द लेक्चर्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर. हैव अ नाइस डे.